एपिसोड 501 टू 510 अध्याय 501। मैं उन सभी देवताओं का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी अदम्य आत्मा को शक्ति प्रदान की है। बड़े भाई, राजकुमारी एला चिल्लाए और राजकुमार अलारिक की ओर दौड़ी, जो एक प्रतिभाशाली एल्फ द्वारा किए गए जादू से उड़कर दूर जा गिरा था। तुम ज़ेलान राजवंश के युवराज हो। एल्फ के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति ने ताना मारा। दयनीय, ऐसा मत करो, बगल से एक और प्रतिभाशाली एल्फ ने टिप्पणी की। वह अभी भी युवराज है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें कमांडर से प्रशंसा मिलेगी। और उसके बगल में खड़ी वह लड़की भी बुरी नहीं है। मैं उस पर अपना हक जताती हूँ, तुम युवराज को पाओ। क्या अभी तक तुम्हारा इंसानी लड़कियों से मन नहीं भरा? तुम लगभग 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ सो चुके हो। वो औरतें किसी राजकुमारी से कैसे तुलना कर सकती हैं? चिंता मत करो, जब मैं उससे निपट लूंगी तो तुम उसके साथ खेल सकती हो। अच्छा लगा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। राजकुमारी एला ने दोनों एल्फ्स को अनदेखा किया और अपना सारा ध्यान अपने बड़े भाई पर केंद्रित किया। उसने अपने जीवन जादू का उपयोग करके उसके घावों को ठीक किया और सुनिश्चित किया कि अब उसका जीवन खतरे में नहीं रहेगा। राजकुमारी एला पर अपना अधिकार जताने वाले उस प्रतिभाशाली एल्फ ने जब उसे जीवन जादू का प्रयोग करते देखा तो सीटी बजाई। ये जादू एल्फों के बीच भी दुर्लभ था। जो व्यक्ति इस जादू के साथ पैदा होता था उसे उनके आध्यात्मिक गुरुओं के निवास स्थान वाले जंगल में चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए भेजा जाता था। ये देखकर दूसरे एल्फ विलक्षण प्रतिभावान ने आह भरी। यदि उसे युवराज अलारिक और राजकुमारी एला में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता तो वह निश्चित रूप से राजकुमारी एला को ही चुनता। उसके लिए एक युवराज का जीवन एक प्रतिभाशाली जीवन जादूगरनी के जीवन के मुकाबले कुछ भी नहीं था। इसी दौरान राजा मिनोस और ड्राउन के बीच का युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। प्राचीन गोलेम ने एक चाल चली और गलती से उनके युद्ध के रास्ते में आ गए एक मिनोटॉर पर हमला कर दिया। राजा मिनोस ने स्वाभाविक रूप से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और यहीं पर प्राचीन गोलेम ने उन पर एक करारा प्रहार किया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मिनोटॉर के राजा ने दांत पीसते हुए अपने सीने में धंसे हुए पृथ्वी भाले को तोड़ दिया। सौभाग्य से वह भाला उसके हृदय पर नहीं लगा, लेकिन इसके कारण उसकी गति धीमी हो गई। ड्राउन ने इसका फायदा उठाया और तुरंत राजा मिनोस की जमकर पिटाई कर दी। ये देखकर एजकालोर ने अपनी जीभ चटकाई जबकि जिफोन ने केवल अपना सिर हिलाया। एनेरो और बैंगनी बालों वाली महिला ने नाक सिकोड़ी जबकि किशोर लड़के ने बस एक शैतानी मुस्कान दी। चाहे जो भी हुआ हो, परिणाम स्पष्ट था। ड्राउन ने राजा मिनोस को शहर के केंद्र में फेंक दिया। मिनोटॉर का राजा जमीन पर गिर पड़ा और एक गड्ढा बन गया जिससे धूल और मलबा चारों ओर उड़ने लगा। ये युद्ध तो पहले ही समाप्त हो चुका है। ड्राउन चिल्लाया, आत्मसमर्पण करो वरना। प्राचीन गोलेम अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि युद्ध क्षेत्र में एक तेज आवाज गूंज उठी। पहले तो उन्हें लगा कि यह रक्षकों द्वारा उन्हें डराने के लिए किया गया कोई शोर है। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उस शोर में एक निश्चित पैटर्न था जो संगीत जैसा लग रहा था। हाँ, ये किसी प्रकार का संगीत था, एक ऐसा संगीत जिसे सुनकर हर किसी में तनाव का भाव उत्पन्न हो जाता था। ड्राउन और अन्य रक्षकों ने महल की दिशा में देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अचानक ग्लैडियोलस शहर में एक शक्तिशाली और अटल आवाज गूंज उठी। योजक चिन्ह, मुझे घेरे हुए रात से बाहर, शुरू से अंत तक गड्ढे की तरह काला। मैं सभी देवताओं का आभारी हूँ, मेरी अदम्य आत्मा के लिए। विलियम महल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से एक समान कदमों से नीचे उतरा और धुएं से भरे खंडहर हो चुके शहर को निडर होकर देखता रहा। परिस्थितियों के भयानक चंगुल में मैं न तो डरा हूं और न ही जोर से रोया हूं, विलियम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। किस्मत के प्रहारों के नीचे मेरा सिर लहूलुहान है पर झुका नहीं है। राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने अपने प्रियतम को देखा। एक नज़र में ही वे समझ गईं कि विलियम में कुछ बहुत अलग है। हालांकि वे यह नहीं बता पाईं कि वह क्या था। वे बस इतना जानते थे कि जिस व्यक्ति से वे प्यार करते थे वह लौट आया है और उन लोगों को बचाने आया है जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे। विलियम बिना किसी रुकावट के चलता रहा और उसने उस कविता की शेष पंक्तियां सुनाई जिसने पृथ्वी पर उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। एक ऐसी कविता जिसने उसे तब आशा दी थी जब सब कुछ खो गया था। क्रोध और आंसुओं के इस स्थान से परे, लेकिन अंधेरे का खौफ मंडरा रहा है। और फिर भी वर्षों का खतरा, वह मुझे निडर पाएगा और पाता रहेगा। उसके पीछे और आकाश में अनगिनत द्वार प्रकट हुए। उन्होंने आसपास के वातावरण को तेज रोशनी से जगमगा दिया, फिर भी उनसे बाहर आने वाले लोगों को देखकर हर कोई अविश्वास से कांप उठा। सिल्वर मून महाद्वीप के संरक्षक भी सहम गए क्योंकि उन पर पड़ने वाला दबाव उनकी वर्तमान शक्ति के बराबर था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्वार कितना सनकरा है, उस दस्तावेज में कितनी सजाओं का जिक्र है। विलियम ने अपने बाएं हाथ में राजदंड उठाया और उसे ड्राउन की ओर इंगित किया, जिसने एल्फ आक्रमणकारियों के नेता की भूमिका संभाली थी। क्योंकि मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, विलियम ने घोषणा की। मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। नोट: इस कविता का नाम इनविक्ट्स है और इसे विलियम अर्नेस्ट हेनली ने लिखा है। विलियम के ठीक पीछे गहरे नीले रंग की चमड़ी वाला एक विशालकाय बैल खड़ा था। उसकी आंखों, कंधों, हाथों और पैरों से नीली लपटें निकल रही थीं। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो दूर दूर तक गूंज उठी। अलांडोर, जो एल्वेन सेना के केंद्र में खड़ा था, विलियम के पीछे खड़े विशालकाय बैल को पहचानते ही कांप उठा। भला वह उस प्राणी को कैसे भूल सकता था? एल्वेन कमांडर के भंडारण वलय में उसका सहस्राब्दी कोर मौजूद था। एर्चितु ने अपना हाथ उठाया। अचानक ब्लेडमास्टर की वह भंडारण अंगूठी, जिसने उसे मारा था, क्षण भर के लिए चमक उठी। कुछ क्षण बाद एडमेंटियम से बनी एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी उसमें से निकली। वह सीधी रेखा में तब तक चलती रही जब तक कि उसे एक बड़े और शक्तिशाली हाथ ने पकड़ नहीं लिया। डायबोलिकल डेथ नाइट, ग्रिम नाइटमेयर रेवेनेंट और आर्केन स्पेक्ट्रल लिच को ले जाने वाले बोन ड्रैगन विलियम के ऊपर मंडरा रहे थे। आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने अपने आसपास देखा और उसकी खोखली आंखों के सॉकेट पर चमकती नीली ज्वालाएं लाल हो गईं। अक्षम्य, आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने खुले गुस्से के साथ कहा। वह हेलन साम्राज्य का पहला राजा था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य को न पहचानना उसके लिए असंभव था। लिच ने एल्फ्स को घूर कर देखा, लेकिन उसने उन पर तुरंत हमला नहीं किया। वह इस सेना का सेनापति नहीं था। आदेश देने वाला वही होता था जिसके पास वह राजदंड होता था जो पूरी एंडेड सेना को नियंत्रित करता था। नुकेलेवी ने दुष्टतापूर्ण हंसी हंसते हुए अपना भाला उठाया और उसे एल्फ्स की ओर तान दिया। देवताओं के युग में जिन जातियों से उसने युद्ध किया था, उनमें से एक एल्फ्स भी थे। हजारों साल पहले एल्फ्स उन जातियों में से थे जिन्होंने मनुष्यों के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह किया था। अपने पुराने दुश्मनों को देखकर अमर भूमि में फंसा हुआ समुद्र का शैतान अब चक्कर खा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे जादुई प्रेत लिच, वह भी आने वाले नरसंहार को रोकने की कोशिश कर रहा था। विलियम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 4 रंगीन रोशनी उसकी ओर बढ़ी। उसने वैंडी, ऐश, थोर और रैग्नार को 1020 डोमेन में वापस बुला लिया था, जहां वे आगामी युद्ध के दूसरे दौर से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि वे घायल हो गए थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी जान खतरे में नहीं है। इसके लिए विलियम आभारी थे। फिर हाफ एल्फ ने दिया की ओर देखा, जिसने दूर से कमजोर आवाज में उसे पुकारा था। एस्ट उसके शरीर से टिक गया और राहत भरी निगाहों से विलियम की ओर देखने लगा। क्या तुम रुकना चाहते हो? विलियम ने पूछा। एस्ट ने सिर हिलाया। मैं इसका अंत देखना चाहता हूं। विलियम ने उसे एक संक्षिप्त सहमति में सिर हिलाया और फिर अपनी नजर अपने विरोधियों की ओर मोड़ ली। उसने एस्ट के फैसले को बदलने की कोशिश नहीं की। चूंकि उसकी प्रेमिका ये देखना चाहती थी कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा, इसलिए वह उसे सबसे आगे की सीटों पर बैठकर यह सब देखने देगा। विलियम ने प्राचीन गोलेम पर रुकने से पहले सभी एल्फों के चेहरों को गौर से देखा। विलियम को यह स्वीकार करना पड़ा कि अतीत में ड्राउन ने उसे बहुत परेशान किया था। एल्फों का रक्षक इतना शक्तिशाली था। फिर 2 और संरक्षक प्रकट हुए, जिन्होंने युद्ध का रुख पूरी तरह से एल्फ्स के पक्ष में मोड़ दिया। लाल बालों वाला लड़का खिलखिलाकर हंसा। कभी डरावना लगने वाला वह अस्तित्व, जिसने उसे कोने में धकेल दिया था, अब उसकी आंखों में एक कीड़े जैसा था। एक ऐसा कीड़ा जिसे वह लंबे समय से अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। आपने कुछ देर पहले सबको आत्मसमर्पण करने या मरने के लिए कहा था, है ना? विलियम ने ड्राउन पर ताना मारा। चिंता मत करो, मैं तुमसे आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहूंगा। विलियम ने अपनी इच्छाशक्ति को मलाकाई के राजदंड में समाहित कर दिया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बताओ, कमीने एल्फ, विलियम ने चिढ़ाते हुए लहजे में कहा। क्या तुम एक बार मरना चाहोगे? अध्याय 502, धर्मी लोगों का क्रोध, भाग 1। विलियम के बगल में 3 विशालकाय दानव, मॉन्स्ट्रस स्केलेटन सॉवरेन, जायंट स्लेइंग ड्रॉगर और नुकेलेवी खड़े थे। वे 3 ऊंचे पहाड़ों की तरह वहां खड़े थे, लेकिन ये देखकर ही एल्फ्स के चेहरे पीले पड़ गए। विलियम के सिर के ऊपर और उसके सामने के पोर्टल अभी भी सक्रिय थे और लाखों मरे हुए सैनिक आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि सिस्टम ने उसे पहले बताया था, उनकी संख्या 20 मिलियन से अधिक थी। ये संख्या एल्फ्स की सेना से भी कहीं अधिक थी और कुछ हद तक क्रेटोर साम्राज्य की सेना से भी अधिक थी। मैं उन नायकों को पुकारता हूं जिनके नाम भुला दिए गए हैं, विलियम ने धीमी आवाज में कहा, और उसके शब्दों को पहचानते हुए सभी मरे हुए योद्धाओं ने अपने हथियार उठा लिए।
एक ऐसे युग में जहां आशा बहुत कम थी और बहुत से लोग दुखी थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और जीत नजरों से ओझल हो गई। वह समय था जब मानवता ने अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया। विलियम की छाती से लाखों प्रकाश निकले और वे युद्ध क्षेत्र में उतरे। मिनोटॉर जनजाति के वे सभी सदस्य जो युद्ध में मारे गए थे, और वे सभी जिन्हें उसने अपने 1000 पशु क्षेत्र में वापस बुला लिया था, एक बार फिर युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। ईर्चितु की तरह उन सभी की त्वचा गहरे नीले रंग की थी। उनकी आंखें और शरीर के कुछ हिस्से भयानक नीली लपटों से चमक रहे थे जब वे अपने उन शत्रुओं को घूर रहे थे जिन्होंने उनकी जान ली थी। आश्चर्यजनक रूप से वहां केवल मिनोटॉर ही नहीं प्रकट हुए थे, एल्फ और मनुष्य भी मौजूद थे। वे मरे हुए प्रेतों में परिवर्तित हो गए थे और मिनोटॉर जाति के समान ही लक्षण साझा करते थे। एल्फ्स ये देखकर कांप उठे कि उनके कुछ गिरे हुए साथी एक बार फिर उसी स्थान से उठ खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार वे मनुष्यों की ओर से लड़ रहे थे। विलियम्स के शब्द आसपास के वातावरण में गूंज उठे क्योंकि उसने मृतकों को उनकी नींद से जगाकर अपनी तरफ से लड़ने के लिए तैयार किया। आओ प्राचीन काल के वीर योद्धाओं, विलियम ने आदेश दिया। राक्षसों की भरमार है और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें उन लोगों की ताकत दिखाओ जिन्हें भुला दिया गया था। उन्हें उनके द्वारा अपनाए गए गलत रास्ते का एहसास कराएं। विलियम ने एक बार अपना राजदंड लहराया और सभी मरे हुए प्राणी युद्ध की मुद्रा में आ गए। मार डालो, विलियम ने आदेश दिया। इन दुष्ट बौनों और इनके रक्षकों को परलोक भेज दो। इन्हें धर्मियों का क्रोध दिखाओ। नुकेलेवी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। विशालकाय कंकाल और ड्रॉगर उसके पीछे दौड़े और उनके पीछे पीछे जमीन कांप उठी। आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने अपने ड्रैगन को उकसाया और वह ड्रेकोन नाल्जरिग और दिया के बीच खड़ा हो गया। लिच ने एस्ट पर तिरछी नजर डाली और फिर अपने सामने मौजूद गार्जियन बीस्ट की ओर मुड़ गया। क्या बच्चों को तंग करना मजेदार है? हेलन साम्राज्य के प्रथम राजा ने पूछा। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें अपने प्रयोगों में इस्तेमाल करूंगा। हालांकि मलाकाई की छड़ी को छूने के बाद वह एक लिच में बदल गया था और तब से अमर भूमि के अंदर था, फिर भी वह उस राज्य के प्रति मजबूत भावनाएं रखता था जिसकी स्थापना उसने की थी। ड्रैकॉन नाल्जरिग को आर्केन स्पेक्ट्रल लिच से एक अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ जिसकी उसके प्रति घृणा स्पष्ट थी। हालांकि वह ये भी समझता था कि वे युद्ध में थे और यह स्वाभाविक ही था कि लिच उसे पसंद नहीं करता था। मुझे तुम्हें 2 बार मारने में कोई आपत्ति नहीं है, लिच, नाल्जरिग ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी हड्डियों को पीसकर खाद के रूप में इस्तेमाल करूंगा। लिच ने अपनी जादुई छड़ी उठाते हुए खिलखिलाकर हंसा। बातें करना आसान था, अब कार्रवाई करने का समय था। कई काली किरणें लेजर बीम की तरह उसकी छड़ी से निकलीं। पंख वाले सर्पों के राजा ने हमले से खुद को बचाने के लिए एक जादुई कवच बनाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि काली किरणें उसके कवच को पार कर गईं और उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। लिच के अजन्मे जादू ने नाल्जरिग के ड्रैकोनिक शल्कों को नोच डाला और उसके मांस को गला दिया, जिससे उसके होठों से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। ऐसा अनुभव उसने पहली बार किया था और वह तुरंत अपने घावों को भरने के लिए सुरक्षित दूरी पर चला गया। बिल्कुल एक केचुए की तरह जिस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया गया हो, लिच ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, अभी और भी मिलेगा। अमर अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाए और पीछा करना शुरू कर दिया। जादुई प्रेतवादित लिच ने पहले ही एस्ट की पहचान की पुष्टि कर ली थी और इसी वजह से वह किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। योजक चिन्ह। ड्राउन का शरीर एल्फ संरचना की ओर जोर से गिरा, जिससे उन एल्फों को गंभीर चोटें आईं जो दुर्भाग्यवश उसी स्थान पर मौजूद थे जहां वह गिरा था। नुकेलेवी का घोड़ा तिरस्कार से हिनहिनाया और उस छद्म देवता की ओर दौड़ पड़ा जिसे वह अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। कासोगोनगा, जो पसोगलाव के साथ लड़ रहा था, ने समुद्र के शैतान को वास्तविक आश्चर्य के साथ देखा। ये सचमुच नुकेलेवी है, कासोगोनगा ने हौंफते हुए कहा, जब वह विशालकाय राक्षस अव्यवस्थित एल्फ सेना के बीच उत्पात मचा रहा था। आश्चर्य का क्षण बीतने के बाद कासोगोनगा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। देवताओं के युग में कई बार ऐसा हुआ था जब उसने नुकेलेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया था। इंद्रधनुषी रंग का चींटीखोर अपनी ताकत को जानता था, इसलिए उसके चेहरे पर घमंडी भाव था क्योंकि वह एक बार फिर खून का प्यासा एक नुकीले इंद्रधनुषी रंग के विध्वंसक गोले में बदल गया था। पसोगलाव ने अपना संयम खो चुके एल्फ्स पर उपहास किया। उसका डोपेलगैंगर कासोगोनगा के पीछे पीछे चल रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एंटिटर फिर से दुश्मन की सेना में बहुत गहराई तक न घुस जाए। एर्चितु के साथ हुई घटना के बाद कासोगोनगा ने सबक सीख लिया था और उचित सीमाओं के भीतर ही रहा। जब तीनों कई दुश्मनों से लड़ रहे थे, तभी आसमान से एक कांस्य ड्रैगन नीचे आ गिरा।
उसका निशाना वे दो जीव थे जो अपनी संयुक्त शक्ति से भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। कांस्य ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उस राक्षसी कुत्ते पर ड्रैगन ब्रीथ छोड़ी जिसने अभी अभी लगातार दो बौनों को मार डाला था। धत्तेरे की, कासुगोनगा ने जोर से गाली दी। उसने खुद को हमले के लिए तैयार किया क्योंकि ड्रैगन ने उस पर उसके छिपे हुए स्थान से हमला किया था। वह न तो बच सका और न ही कोई सुरक्षात्मक कवच बना सका क्योंकि उसके पास समय नहीं था। ड्रैगन ब्रीथ के डेमोनिक डॉग पर हमला करने से ठीक पहले एक विशाल छाया ने उसे ढक लिया। जलती हुई लपटें पसोगलाव के बगल से गुजरी और एक विशाल बैल उसके सामने खड़ा होकर उसे ड्रैगन के सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक से बचा रहा था। एर्चितु बलिष्ठ अवस्था में खड़ा था और उसके मुख से नीली लपटें फूट पड़ी जो ड्रैगन की सांस से टकराईं। दोनों हमले एक दूसरे को बेअसर कर गए। कांस्य ड्रैगन भागने के लिए आकाश की ओर उड़ने ही वाला था कि एक विशाल कुल्हाड़ी हवा में उड़ी और उसके पंखों के आधार को आंशिक रूप से काट दिया जिससे वह उड़ नहीं सका। दर्द से कराहते हुए अजगर ने हवा में अपने शरीर को संभालने की कोशिश की लेकिन एर्चितु ने उसे मौका नहीं दिया। विशालकाय बैल ने अपनी कुल्हाड़ी वापस बुलाई और एक बार फिर फेंकी। इस बार कुल्हाड़ी ने कांस्य अजगर का पंख पूरी तरह से काट दिया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। एर्चितु ने एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी निकाली और गिरे हुए ड्रैगन की ओर दौड़ा। पास पहुंचकर एर्चितु हवा में उछला और पूरी ताकत से ड्रैगन पर प्रहार किया। कांस्य ड्रैगन का शरीर मजबूत था इसलिए एर्चितु के हमले से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि विशालकाय बैल का असली मकसद ड्रैगन को काबू में करना था क्योंकि उसके हथियार ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। एडमेंटियम कुल्हाड़ी पूरी ताकत से अजगर की गर्दन पर गिरी जिससे चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। दर्द से कराहते हुए अजगर दहाड़ा क्योंकि एडमेंटियम कुल्हाड़ी का ब्लेड उसकी गर्दन में कुछ इंच तक धंस गया था। एर्चितु ने अपना हमला जारी रखा और अजगर का सिर पूरी तरह से काट डालने के इरादे से अपनी कुल्हाड़ी से वार करता रहा। जब अंततः अजगर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया तो अंधकार की एक लपट ने उसे घेर लिया। सोगलाव ने सिर को अपनी ओर खींचा और खुशी खुशी उसे अपने भंडारण वलय में रख लिया। अजगर का सहस्राब्दी कोर उसके सिर में स्थित था इसलिए सोगलाव का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एर्चितु, क्या सचमुच तुम हो? पसोगलाव ने अपने सामने खड़े असंतुष्ट विशालकाय बैल को देखते हुए पूछा। हाँ, एर्चितु ने टेलीपैथी के माध्यम से उत्तर दिया। पसोगलाव को पता नहीं क्यों लेकिन अपने दोस्त की पुष्टि सुनकर उसे राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि उसके सामने खड़ा विशालकाय बैल केवल एक खोखला ढांचा था जिसे विलियम ने मरे हुओं की शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया था। ये जानकर कि उसका दोस्त जीवित है, बल्कि मरा हुआ है लेकिन जीवित है, राक्षसी कुत्ते का क्रोध काफी कम हो गया क्योंकि वह अपने हमशक्ल और इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर की ओर दौड़ा जो पागलों की तरह हंसते हुए जितने हो सके उतने कल्पित बौनों का वध कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी कोई एल्फ मरता था वह तुरंत मरे हुए योद्धाओं के रूप में पुनर्जीवित हो जाता था। इस अपवित्र प्रथा ने एल्फ्स को भयभीत कर दिया और उनमें निराशा की भावना पैदा कर दी। अलेंडोर को पता था कि जिस जगह पर वह है उस पर कब्जा होने में बस कुछ ही समय बाकी है, इसलिए उसने निर्णायक रूप से पीछे हटने का आदेश दिया। अग्रिम टुकड़ियां, उन्हें रोको, अलेंडोर ने आदेश दिया। पीछे की टुकड़ियां हमारी वापसी को सुरक्षित करने के लिए तैयार हो जाओ। धीरे धीरे एल्फ सेना पीछे हटती चली गई। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि वे सभी शहर के आसपास के इलाके को पूरी तरह से छोड़कर चले गए। एजेक्लोर और जिफोन अब तमाशा नहीं देख रहे थे बल्कि वे एल्फ्स की वापसी को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। दुर्भाग्यवश ग्रिम नाइट में रेवेनेंट और डायबोलिकल डेथ नाइट ने उनसे आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी जिससे दो दैत्यों मॉन्स्ट्रस स्केलेटन सॉवरेन और जायंट स्लेइंग ड्रॉगर को एल्फ्स का मनमाने ढंग से नरसंहार करने की खुली छूट मिल गई। इस समय एनरू और जेकिल के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी और इस बार जेकिल का पलड़ा भारी था। पिछली लड़ाई में एनरू किलिन को पकड़ नहीं पाया था क्योंकि जेकिल ने दूर से ही उस पर बिजली के झटके बरसाए थे। जिस किलिन ने अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था उसने दूर से ही युद्ध करने का विकल्प चुना। एनरू जानता था कि वह नजदीकी लड़ाई में जेकिल को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने दूर से ही ताउटी को परेशान करने के लिए चालाकी भरे दांव पेच अपनाए। ये सब तब समाप्त हो गया जब विलियम और उसकी मरे हुए लोगों की सेना प्रकट हुई। किसी कारणवश किलिन अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग करके भागने में असमर्थ रहा और केवल अपनी सामान्य गति से ही उड़ता रहा। एनरू ने विलियम को घृणा भरी निगाहों से देखा क्योंकि वह जानता था कि यह शक्तिशाली दमन उसी की ओर से आ रहा है। आधे एल्फ ने देखा कि किलिन उसे घूर रहा है, इसलिए उसने वही किया जो उसे करना था और मुस्कुराते हुए एनरू को हाथ हिलाकर जवाब दिया। जेकिल के खिलाफ लड़ाई में दखल देने वाले आधे एल्फ की बेशर्मी पर किलिन लगभग खून से लथपथ हो गया।
एकाग्रता में थोड़ी सी कमी के कारण उसकी विशाल पूंछ ने उसके सिर के किनारे पर जोरदार प्रहार किया और उसे शहर के पूर्वी हिस्से के पास स्थित घरों की ओर धकेल दिया। राजा मिनोस विलियम से इलाज करवा चुके थे और मिनोटॉर जाति के लिए खतरा बने किलिन और ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई में फिर से शामिल हो गए थे। हालांकि उन्हें इस बात का दुख था कि नुकेलेवी ने उनका शिकार छीन लिया था, लेकिन वे समुद्र के शैतान से उलझना भी नहीं चाहते थे। उसने एक ही नज़र में देख लिया था कि वह शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। यही सोचकर उसने युद्ध क्षेत्र के अन्य खतरों पर ध्यान केंद्रित किया और एक एक करके उन्हें मार गिराया। हर एक किलिन और ड्रैगन के गिरने पर विलियम के चेहरे पर तिरस्कार का भाव और भी गहरा होता गया। अपने राजदंड को घुमाते ही ये जादुई जीव पुनर्जीवित हो उठे और एल्फ सेना पर अपने दांतों से हमला करने लगे। हर गुजरते मिनट के साथ हजारों लोग मरते जा रहे थे। हर मिनट के अंतराल में हजारों मरे हुए प्राणी पैदा हो रहे थे। विलियम जब एक बोन ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था तो उसके हाथों में मलाकाई का डंडा रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। विलियम की बीस्ट लीजन युद्ध में शामिल होना चाहती थी, लेकिन विलियम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। केवल राजा मिनोस, मिनोटॉर, रेवेनेंस, कासुगोनगा और सोगलाव को ही लड़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। नोट: मिनोटॉर रेवेनेंस मिनोटॉर नस्ल के वे जीव हैं जिन्हें विलियम ने अपनी तरफ से लड़ने के लिए एक बार फिर से जीवित किया था। एर्चितो उनमें से एक है। हाफ एल्फ नहीं चाहता था कि उसकी सेना का कोई भी सदस्य अपनी जान जोखिम में डाले, क्योंकि अब मरे हुओं की सेना उसके अधीन थी। हालांकि वह उन्हें मरे हुओं के रूप में पुनर्जीवित कर सकता था, विलियम जानता था कि वे जीवित रहते समय जैसे नहीं रहेंगे। इसके अलावा भले ही कंकाल सैनिकों के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जब तक वह मलाकाई का राजदंड धारण किए रहेगा, वे टूटी हुई हड्डियां खुद ही जुड़ जाएंगी और लड़ना जारी रखेंगी। सरल शब्दों में कहें तो विलियम के झुंड और सेना को उस युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस पर मरे हुओं का वर्चस्व था, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि एल्स और उनके जादुई जानवरों का जीवन खुले मैदानों में घास की तरह कम होता जा रहा था। अध्याय 503 धर्मी लोगों का क्रोध भाग 2। यह अब युद्ध नहीं, नरसंहार है, राजकुमारी एओविन ने भयभीत होकर बुदबुदाया जब उसने नुकेलेवी को देखा, जो एक देवता की तरह अपने भाले को घुमाकर प्राचीन गोलेम को पत्थर के टुकड़ों में चकनाचूर कर रहा था। अपने रक्षक को अपने सामने चकनाचूर होते देख एल्फ्स ने भय से चीखने से खुद को रोका। फिर उन्होंने अपने ऊपर मंडराते उस विशालकाय राक्षस को देखा, जिसने अब नए लक्ष्यों पर निशाना साधा था, यानी एल्फ्स पर। उसे रोको, राजकुमारी एओविन ने आदेश दिया। हर कीमत पर उसे रोको। राजकुमारी एओविन के अंगरक्षक के रूप में सेवा करने वाले दोनों ब्लेड मास्टर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर खुद को संजो लिया। उन्होंने अपने हथियार और कवच तैयार किए और उस छद्म देवता की ओर धावा बोल दिया जिसने अभी अभी उनके रक्षक का नाश किया था। हालांकि दोनों जानते थे कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वे चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी जाति के सदस्यों का बेरहमी से नरसंहार किया जा रहा था। मर जा, राक्षस! ब्लेड मास्टर्स में से एक चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद तलवार तेजी से चमक उठी। क्रेसेंट फ्लैश! 5 मीटर लंबी प्रकाश की एक तलवार ने उस शैतान पर प्रहार किया, जिसकी पीठ ब्लेड मास्टर की ओर थी। तलवार ने नुकेलेवी का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया, जिसे देखकर उसके चारों ओर मौजूद एल्फ्स खुशी से झूम उठे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें तुरंत निराशा से भर दिया। जमीन पर पड़ा कटा हुआ दाहिना हाथ हवा में उछला और नुकेलेवी के शरीर से फिर जुड़ गया। फिर समुद्र के शैतान ने अपना सिर घुमाकर ब्लेड मास्टर को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखा। नुकेलेवी की शैतानी निगाहों के कारण ब्लेड मास्टर का शरीर अकड़ गया और हिलना डुलना बंद हो गया। यद्यपि ब्लेड मास्टर एक संत के पद पर था, फिर भी यह उस शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था जिसने देवताओं के युग में अर्धदेवताओं से युद्ध किया था। एक ही झटके में नुकेलेवी का भाला ब्लेड मास्टर की छाती को भेद गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर वह हंसा और लाश को एक तरफ फेंक दिया, मानो उसने किसी अनजान बौने को मार डाला हो। शैतान की हंसी ने एल्फों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी और उन्हें निराशा से भर दिया था। उनमें से कुछ तो ये भी सोचने लगे थे कि यह सब एक सपना है, एक भयानक दुर्स्वप्न जिससे उन्हें जाग जाना चाहिए, वरना वे सोते सोते मर जाएंगे। ड्राउन, जिसने एक बार फिर अपना नया रूप धारण कर लिया था, ने अपने शरीर को उस राक्षस की ओर पटक दिया जिसकी बुराई की कोई सीमा नहीं थी। प्राचीन गोलेम ने नुकेलेवी को पृथ्वी के कारागार में कैद करने के लिए पृथ्वी की शक्ति का आह्वान किया। ड्राउन के आह्वान पर पृथ्वी ने प्रतिक्रिया दी और उठकर राक्षस के शरीर को अपने आच्छादित कर लिया। जल्द ही शैतान एक चट्टानी कारागार में मजबूती से कैद हो गया, जिससे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक छोटा पहाड़ बन गया। अलेंडोर और कुलपति ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि उनके सामने एक जोरदार विस्फोट हुआ।
स्टोन माउंटेन ज्वालामुखी की तरह फट गया और चट्टानें और मिट्टी चारों ओर बिखर गईं। कुछ ही क्षण बाद नुकेलेवी के भाले की नोक से निकले एक शक्तिशाली प्रहार से ड्राउन हवा में उड़ गया। ड्राउन को यह पता नहीं था कि जब उसने राक्षस को मिट्टी और चट्टानों के गुंबद में कैद करने का फैसला किया था, तब उसने एक लैंडमाइन पर कदम रख दिया था। नुकेलेवी को कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। चूंकि अर्धदेव उसे वश में नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने देवताओं से मदद मांगने का फैसला किया। पृथ्वी के देवता ने नुकेलेवी को पृथ्वी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन ड्राउन के प्रयास की तरह ही यह भी असफल रहा। समुद्र के देवता ही नुकेलेवी को समुद्र की गहराइयों में कैद करने में सफल रहे। हालांकि ये कैद भी कुछ ही महीनों तक चली। जब नुकेलेवी अपने जलमय कारावास से मुक्त हुआ तो वह और भी क्रोधित हो गया, और इस बार उसने तब तक उत्पात मचाया जब तक कि विशालकाय जाति लगभग पूरी दुनिया से विलुप्त नहीं हो गई। तब देवताओं को पता चला कि राक्षस को बंधना पसंद नहीं था और हर कोशिश उसे और भी शक्तिशाली और क्रोधित बना देती थी। इसी कारण नुकेलेवी को समुद्र का शैतान की उपाधि मिली, क्योंकि जिस क्षण वह समुद्र से निकला वह पूरी तरह से एक ऐसा शैतान बन गया जिससे हेस्टिया की दुनिया में कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। नुकेलेवी की आंखें खून से लाल हो गईं और वह ड्राउन की ओर दौड़ा, जो उसे रोकने में नाकाम रहा था। अपने भाले के एक ही वार से प्राचीन गोलेम एक बार फिर नष्ट हो गया। अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद वह उसके चारों ओर घूमा और अपने 30 मीटर के दायरे में मौजूद कल्पित बौनों के शरीरों को 2 टुकड़ों में काट डाला। हे भगवान! जब शैतान ने उनकी ओर घूरकर देखा तो कुलपतियों में से एक हौंफते हुए बोला। अलेंडोर और शेफाल ने भी शैतान की घूरती निगाहों को महसूस किया और इससे उनके दिल भय से भर गए। ठीक उसी क्षण पंखों और शरीर पर खून से लथपथ छेदों वाला एक पंखयुक्त सर्प आकाश से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि एल्व्स इस नई घटना पर कोई प्रतिक्रिया दे पाते, एक सुनहरा ड्रैगन और एक विशाल हिरण भी आकाश से नीचे आ गिरे। सुनहरे अजगर का एक पंख टूट गया था और विशाल हिरण का एक सींग गिर गया था, जिससे उसके सिर पर एक गहरा घाव हो गया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया जब एल्व्स ने अपने मृत रक्षकों को फीके भावों के साथ देखा। अचानक एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। किशोर कल्पित बौनों में से एक ने अंततः अपना आपा खो दिया और रोने लगी। यही वह चिंगारी थी जिसने सब कुछ शुरू कर दिया। युद्ध के मोर्चे पर तैनात कल्पित बौने सैनिकों ने अपने दुश्मनों से मुंह मोड़ लिया और घबराकर भागने लगे। एल्वेन सेना में सामूहिक उन्माद फैलने के कारण महिलाएं हताशा में चीखने लगीं। भागना बंद करो, अलेंडोर चिल्लाया। भगोड़ों को देखते ही मार दिया जाएगा। उसकी आवाज बुलंद थी, लेकिन सामने खड़े किसी ने भी उसके आदेशों पर ध्यान नहीं दिया। उन शक्तियों के सामने जिन्होंने उनके रक्षकों को भी हरा दिया था, एक मामूली बलि का बकरा बनने की क्या भूमिका थी। अपने सैनिकों के बीच व्यवस्था बहाल करने के हताश प्रयास में अलेंडोर ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और चौकी से भाग रहे एक भगोड़े पर निशाना साधा। उसका तीर सीधा और सटीक लगा और सीधे उस एल्फ के सिर में जा लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह एक गलती थी, बहुत बड़ी गलती। जमीन पर गिरने के 15 सेकंड भी नहीं बीते थे कि एल्फ फिर से खड़ा हो गया। उसकी नीली चमकती आंखें अलांडोर को घूर रही थीं, जबकि तीर अभी भी उसके माथे पर लगा हुआ था। फिर उसने एक कर्कश चीख मारी और पास खड़ी एक एल्फ पर झपटा उसकी गर्दन को अपने दांतों से काट डाला। हालांकि ये दृश्य उन्होंने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन एल्फ की मृत्यु का तरीका अलग था। उसकी मृत्यु दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि अपने ही एल्फ कमांडर के हाथों हुई थी। इसके बाद वैनगार्ड ने खुले गुस्से से अलेंडोर को घूर कर देखा। उनके चारों ओर मची अफरा तफरी के कारण वे पहले ही अपना विवेक खो चुके थे, लेकिन अपने ही साथियों को अपने कमांडर द्वारा मारे जाते और फिर मरे हुओं में बदलते देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे महज मोहरे हैं जिन्हें कभी भी फेंका जा सकता है। जब उनके मन में भ्रम की स्थिति थी, तभी एक कोमल आवाज उनके कानों तक पहुंची, जो सुलह का प्रस्ताव दे रही थी। जो मरना नहीं चाहते, मैं उन्हें जीने का मौका दूंगा, लाल बालों वाली एक अर्धएल्फ ने करुणा से कहा, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। जो भी एलेंडोर को मेरे पास जिंदा लाएगा, उसे बख्श दिया जाएगा। न केवल उससे, बल्कि एल्फ जाति के कुलपतियों को भी। मैं अपने सुंदर चेहरे की कसम खाकर वादा करता हूं कि जो लोग मेरे आदेश का पालन करेंगे, वे आज नहीं मरेंगे। ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। आप जितने भी कुलपतियों को पकड़ेंगे, उनके बदले मैं 20 लोगों को छोड़ने को तैयार हूं। जहां तक एल्फ कमांडर की बात है, मैं 50 लोगों को छोड़ने को तैयार हूं। यहाँ 6 कुलपति हैं, तो कुल मिलाकर 120 लोग हो जाते हैं। अगर इसमें अलेंडोर को भी जोड़ दे तो कुल संख्या 170 हो जाएगी। मेरे अनुमान के अनुसार अभी भी 20 लाख से अधिक कल्पित बौने बचे हैं। उन 20 लाख में से मैं केवल 170 को ही बख्शूंगा।
विलियम एक मासूम किशोर की तरह खिलखिला उठा, मानो उसे किसी खूबसूरत लड़की ने चुंबन दिया हो। हालांकि इससे खुशी फैलने के बजाय पूरी एल्फ जाति में निराशा फैल गई, जो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। रुको, हम आत्मसमर्पण करते हैं, शेफेल चिल्लाया। तुम इस युद्ध में जीत गए। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। विलियम ने हंसना बंद कर दिया और शेफेल को घूरने लगा, जो एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। तो क्या हुआ अगर मैं जीत गया? विलियम ने मजाकिया लहजे में पलटकर पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें इस रक्तपात को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, शेफेल ने आदरपूर्वक और विनम्रता से कहा। उन्होंने क्षमा मांगते हुए अपना सिर भी झुकाया। हम अपनी गलतियों के लिए आपको भारी मुआवजा देने को तैयार हैं। यदि एल्फ परिषद का कोई भी सदस्य गिल्वेन कबीले के दबंग बुजुर्ग को देख पाता, तो शायद वे अविश्वास से अपनी आंखें मल लेते। शेफेल ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया था और राजा की उपस्थिति को छोड़कर हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करता था। यहाँ तक कि एल्फ परिषद के प्रमुख और आवन के पिता थियोडेन को भी गिल्वेन कबीले के इस अभिमानी बुजुर्ग से कोई विनम्र शब्द या सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं मिला। इससे बस यही साबित हुआ कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर थी। विलियम ने सिर झुकाए बूढ़े एल्फ को उदासीनता से देखा और घमंड से अपना सिर उठाया। मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप में से किसी को भी आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहूंगा। आधे एल्फ ने कुछ क्षण के लिए अपने शब्दों को हवा में गूंजने दिया और फिर अपना भाषण जारी रखा। मतलब, मेरा किसी भी तरह की बातचीत या आत्मसमर्पण स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है, विलियम ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जो देखना चाहता हूं वो ये है कि तुम सब मर जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते। विलियम के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। आधे एल्फ ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और एल्फ राजकुमारी की ओर देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वह काम नहीं है जो संत का पुत्र करेगा, राजकुमारी एओविन चिल्लाए। ये वह काम नहीं है जो हमारे नायक का पुत्र करेगा। विलियम कुछ पल के लिए मुस्कुराया, फिर सिर हिलाते हुए बोला, राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि उस नायक के राज्य पर हमला करना, जिसने आपकी जाति को बचाया, एल्फ्स को करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसा वे लोग करेंगे जिन पर हमारे परिवार का एहसान है? मुझे तो नहीं लगता। आधे एल्फ ने अपने अस्थि ड्रैगन के ऊपर से पूरी एल्फ जाति को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुम आक्रमणकारी और अत्याचारी हो। तुमने अपने लालच और अहंकार के कारण हमारी भूमि पर विजय प्राप्त की। क्या तुमने कभी यह सोचा भी है कि जिन पर तुमने विजय प्राप्त की है, वे एक दिन उठ खड़े होंगे और तुम्हारे विरुद्ध हथियार उठा लेंगे? क्या आपने कभी इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं कि वे विद्रोह करके आपको वापस जीत लेंगे? क्या तुमने कभी सोचा था कि दानव जाति का आक्रमण दोबारा कभी नहीं होगा? विलियम ने सिर हिलाया। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सब मूर्ख हो। अब बहुत बातें हो गईं। जो जीना चाहते हैं उन्हें पता है क्या करना है। जो नहीं जीना चाहते वे बस किनारे खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार कर सकते हैं। अमर सैनिकों की सेना ने एल्फ सेना को चारों ओर से घेर लिया, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। विलियम के आदेश पर असंख्य कंकाल और अमर सैनिक आगे बढ़े ताकि एल्फों को घेरकर एक दूसरे से सटा सकें। उनमें से कुछ ही जीवित रहेंगे। क्या आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं? विलियम के शैतानी शब्द एल्फ सेना में फैल गए और उनका मनोबल डगमगा गया। एक एक करके उन्होंने एलेंडोर की ओर देखा, साथ ही सेना के केंद्र में बने ऊंचे चबूतरे पर खड़े एल्फ कुलपति की ओर भी। कोई भी मरना नहीं चाहता था। अगर जीने का कोई तरीका था तो उसे क्यों न अपनाया जाए। अध्याय 504 धर्मी लोगों का क्रोध भाग 3। जब एल्फ्स इन बातों के बारे में सोच रहे थे, तभी एल्फ सेना के केंद्र के ऊपर एक सुनहरा पोर्टल प्रकट हुआ। पर्याप्त! एक शक्तिशाली आवाज ने अनडेड लीजन को अपना आगे बढ़ना रोकने के लिए मजबूर कर दिया। ज्वालाओं से लिपटा एक विशालकाय पक्षी पोर्टल से बाहर निकला और एल्फ सेना के ऊपर मंडराने लगा। अपनी हदें जानो, अर्ध एल्फ। अगर तुमने अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें सबक सिखाने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। उस गौरवशाली और राजसी आवाज ने एल्फ्स को आशा दी जब उन्होंने अपने सिर के ऊपर मंडराते हुए धधकते पक्षी की ओर देखा। सिल्वर मून महाद्वीप में एल्फ्स के रक्षक के रूप में सेवा करने वाले अर्धदेव फीनिक्स सेफिरोन ने एल्फ्स के टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करके अपना अस्तित्व प्रकट किया। उसने रक्षकों की शक्ति को कमजोर होते हुए महसूस किया और जान लिया कि वे खतरे में हैं। इसी वजह से उसने उन्हें निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए जल्दबाजी में दूरी तय की। एल्फ्स ने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया और अपने अर्धदेवता के आगमन पर जय जयकार की। कुछ क्षण पहले वे निराशा में डूबे हुए थे, लेकिन अब जब संरक्षकों के प्रमुख आ गए थे तो उन्होंने एक बार फिर अपना वह साहस प्राप्त कर लिया था जो मोमबत्ती की लौ की तरह लगभग बुझ गया था। विलियम ने आकाश में चमकते हुए राजसी फीनिक्स पक्षी को निहारा।
यह अंधकार के बीच आशा की किरण की तरह था, जो अनंत काल तक चमकता रहेगा। एक दिखावटी मुर्गी के मुंह से बड़ी बड़ी बातें, जो किसी और के घर में घुसने की हिम्मत करती है और मालिक को निर्देश देने की भी धृष्टता करती है। एक मजाकिया आवाज ने कहा, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, मेहमान वही करता है जो मेजबान चाहता है। किरंटोर पर्वतमाला की ऊंची चोटियों पर ताकाम अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा उसके बाएं हाथ की हथेली पर टिका हुआ था। उत्तरी जनजातियों पर शासन करने वाले सम्राट ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे नीली रोशनी की एक किरण तीव्र गति से निकली। मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आया, ताकाम ने कहा। अब तुम्हें अपनी औकात जान लेनी चाहिए। जैसे ही उसका भाषण समाप्त हुआ, प्रकाश की किरण युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। फीनिक्स ने अपने पंख चौड़े खोले और एक अग्नि में जादुई कवच बनाया जिसने उसके पूरे शरीर की रक्षा की। जैसे ही वह किरण ढाल से टकराई, कोई विस्फोट या ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बल्कि वह किरण जादुई ढाल पर फैल गई और सिल्वरमून महाद्वीप के अर्धदेव को एक बर्फीली जेल में कैद कर दिया। जल्द ही आकाश से जादुई जंजीरें उतरी और सेफेरोन को बांध दिया। जिस बर्फ पर अर्धदेव रुका हुआ था, उस पर तुरंत कई दरारें दिखाई दी। एक नज़र में ही समझ आ गया कि बर्फ की यह कैद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उस कैद के ऊपर एक व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखा। विलियम ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पॉकेट क्यूब निकाला और उसे बर्फ की जेल पर गिरा दिया। क्यूब तुरंत फैल गया और पूरे पिंजरे को ढक लिया। फिर वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और क्यूब के पूरे शरीर से चिंगारियां निकलने लगीं। प्रणाली, मैं कर रहा हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ सेकंड के लिए अर्धदेव को बांधने के लिए 100,000 गॉड पॉइंट्स का बलिदान। पॉकेट क्यूब के आकार में सिकुड़कर गाड़ी के आकार का हो जाने पर उस पर दिखाई देने वाली चिंगारियां गायब हो गईं। विलियम घन के ऊपर खड़ा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। यह एक नाजुक समय था और उसके आसपास की हवा भी मानो थम सी गई थी। यह निर्णायक क्षण था और विलियम अपनी बाजी के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ड्राउम, जिसने अभी अभी अपना नया रूप धारण किया था, ने विलियम पर चिल्लाते हुए सेफेरोन को कैद करने वाले घन पर एक विशाल अर्थ स्पाइक दागा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन सिल्वरमून महाद्वीप की रक्षा करने वाले अर्धदेव को कैद करने वाले उस अजीब घन के बारे में उसे एक बुरा एहसास हो रहा था। विलियम ने ड्राउम के हमले से बचने के लिए घन से छलांग लगा दी। जैसे ही अर्थ स्पाइक घन से टकराया, एक जोरदार चटकने की आवाज सुनाई दी। घन के कुछ हिस्से टूटने लगे, जिससे भयंकर ज्वाला निकलने लगी जो उसे जलाकर राख कर देने का खतरा पैदा कर रही थी। जल्द ही और भी दरारें दिखाई देने लगीं और उन दरारों से जलती हुई प्रकाश की किरणें निकलने लगीं, जिससे विलियम का चेहरा सिकुड़ गया। तुम मूर्ख हो जिसने एक देवता को फंसाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। सेफेरोन की जोरदार चीख आकाश में गूंज उठी और घन बुरी तरह कांपने लगा। वह टूटने लगा और उसका ऊपरी हिस्सा फट गया, मानो उस पर तोप का गोला लगा हो। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, सेफेरोन चीखी। घन अब फैलने लगा और फटने की कगार पर था। ड्राउम के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था जब उसने बोन ड्रैगन के ऊपर खड़े हाफ एल्फ पर व्यंग्य किया। एक बार सेफेरोन अपने पिंजरे से बाहर निकल जाए तो वे मिलकर उन खतरनाक मरे हुए योद्धाओं का सफाया करेंगे और विलियम का कटा हुआ सिर एक नुकीले भाले पर टांगकर प्रदर्शित करेंगे, ताकि उनका विरोध करने की हिम्मत करने वाले हर किसी को चेतावनी मिल सके। हालांकि इससे पहले कि वह अर्धदेवता खुद को मुक्त कर पाता, घन आकाश से गायब हो गया और अपने साथ उस अर्धदेवता को भी ले गया। विलियम के स्टेटस पेज पर कई नोटिफिकेशन दिखाई दिए, जिन्हें देखकर हाफ एल्फ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी किसी ब्लैकबोर्ड पर नाखूनों से खरोंचने जैसी थी, जिससे ड्राउम और एल्फ्स के कान परेशान हो गए। तुमने क्या किया? कुछ हद तक संभल चुके एजकालोर ने जोर से पूछा। सेफ्रोन कहाँ है? विलियम की हंसी रुक गई। हालांकि उसके चेहरे पर एक बेहद दबंग मुस्कान फैल गई, मानो उसने 1000 बार लॉटरी जीत ली हो। योजक चिन्ह डिंग। देवता सेफेरोन को सफलतापूर्वक देवताओं के नीलामी घर भेज दिया गया था। नीलामी 2 दिन में शुरू होगी। मेजबान को वीआईपी सीट पर बैठकर नीलामी देखने के लिए एक विशेष टोकन दिया गया था। योजक चिन्ह नोट। आप सोच रहे होंगे कि उसे ये गॉड पॉइंट्स कहाँ से मिले, है ना? तो चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि कहानी में एक मिलेनियल ड्रैगन गायब हो गया था। जी हाँ, उसे ऑक्शन हाउस में 100,000 गॉड पॉइंट्स में बेच दिया गया था। अब आपको पता चल गया। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, विलियम ने घमंडी भाव से जवाब दिया। तुम अपने प्यारे अर्धदेव को फिर कभी नहीं देख पाओगे। हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने की यही कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पहले तो ड्राउन को विलियम की बातों पर यकीन नहीं हुआ।
सेफेरोन और गार्डियंस के बीच गहरा संबंध था। हालांकि यह निश्चित था कि सेफेरोन पूरी तरह से जीवित था, क्योंकि वह एक अमर प्राणी था, फिर भी प्राचीन गोलेम अपनी इंद्रियों को कितना भी फैला ले, वह उस अर्धदेवता के स्थान का पता नहीं लगा सका। तुमने क्या किया? ड्राउम ने गुस्से से पूछा। वह कहाँ है? विलियम ने जमीन पर पड़े उस परेशान करने वाले गोलेम को देखते हुए अपनी निगाहें सिकोड़ लीं। क्या तुम उससे इतनी बुरी तरह मिलना चाहते हो? विलियम ने पलटकर पूछा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक और क्यूब निकालकर उसे हाथ में हिलाया। मैं मिल सकता हूँ। विलियम की धमकी सुनकर ड्राउम अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि सेफेरोन कहाँ है, लेकिन उसे यकीन था कि वह अर्धदेव अब न तो दक्षिणी महाद्वीप में है और न ही सिल्वरमून महाद्वीप में। सेफेरोन अचानक गायब हो गया, मानो उसे किसी ऐसे क्षेत्र में फेंक दिया गया हो जहां से वह निकल नहीं सकता था। मैं कहाँ था? विलियम ने लापरवाही से हाथ में रखे घन से खेलते हुए एल्स की ओर देखा। अरे हाँ, तुम में से केवल 170 ही जीवित बचेंगे। जल्दी करो, मेरा धैर्य सीमित है। मानो विलियम की बातों से सहमत होते हुए तीनों विशालकाय जानवर और अस्थि ड्रैगन पर सवार तीनों सम्राट एल्स की ओर आगे बढ़े। नुकेलेवी ने हंसते हुए अपना भाला आगे बढ़ाया और बिना किसी चेतावनी के 1 दर्जन एल्स को मार डाला। आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने ठंडी ऊर्जा का एक शंकु भी छोड़ा, जिससे कई कल्पित बौने अपनी जगह पर जम गए। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे जमे हुए कल्पित बौने सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, विलियम ने बगल से टिप्पणी की। खैर, मुझे लगता है कि मैं अपनी सेना को जी भरकर मारने दूंगा जब तक कि आप में से मुट्ठी भर लोग ही न बच जाएं। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को बख्श दूंगा। विलियम की बातें सुनकर कंकाल सैनिक टिड्डियों के झुंड की तरह एल्फ सेना की ओर दौड़ पड़े। उनका इरादा क्या था? एल्फ सेना का पूर्ण विनाश। क्या तुम में जरा भी दया नहीं है? जिफॉन नाम का हिरण विलियम की ओर गिड़गिड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। एल्व्स पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये युद्ध समाप्त हो चुका है। विलियम ने एल्व्स के संरक्षक हिरण को घूरते हुए नाक सिकोड़ी, जो उसे स्पाया की याद दिलाता था। जब तक मैं न कहूं तब तक ये समाप्त नहीं होगा, विलियम ने स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। चूंकि तुमने इस युद्ध में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, इसलिए मैं तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए, तो मैं अपने नाम की कसम खाकर कहता हूं कि जब मैं सिल्वरमून महाद्वीप जाऊंगा तो तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। ज़ाइफोन ने निराशा से अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि विलियम बातचीत नहीं करना चाहता। क्रेटोर साम्राज्य के अधिकारियों ने अपनी जीभ चटकाई, क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हेल्फ महिलाओं को मारना व्यर्थ होगा। अगर वे उन्हें पा लेते तो दक्षिणी भूमि के इस अभियान से उन्हें निश्चित रूप से लाभ होता। राजकुमार जेसन भी यही सोचता था। हालांकि विलियम ने एल्व्स के अर्धदेव के साथ जो किया, उसे देखकर वह अपना विचार अपने तक ही सीमित रखने के लिए मजबूर हो गया। यहाँ तक कि क्रेटोर साम्राज्य के रक्षकों को भी विलियम द्वारा सिल्वरमून महाद्वीप के एकमात्र अर्धदेव के साथ किए गए कृत्य से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की कि क्या विलियम दूसरी बार ऐसा कर पाएगा। महारानी सिडोनी के चेहरे पर गंभीरता का भाव था जब उन्होंने दूर से उस अर्धएल्फ को देखा। ये घटना उनकी अपेक्षाओं से परे थी और उनकी बनाई योजनाओं को पूरी तरह उलट दिया था। लेकिन मोर्गाना अलग थी। विलियम के आने के बाद सिडोनी की दूसरी साथी चुप हो गई। वह बस उदास भाव से विलियम को देखती रही। उसकी आंखें वो सब देख सकती थीं जो महारानी सिडोनी नहीं देख सकती थीं। विलियम की वर्तमान स्थिति देखकर उसे पता चल गया कि उस लड़के ने अपनी वर्तमान शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एक ऐसी कीमत जिसने उसे दुखी कर दिया। एलेसियो, जो एल्वेन सेना के केंद्र में खड़ा था, ने एक निर्णय लेते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने अपने विशेष अदृश्यता मंत्र का प्रयोग किया और तुरंत गायब हो गया। 1 मिनट बाद वह एलेंडोर के पीछे प्रकट हुआ और युवा एल्फ कमांडर के जबड़े पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। मैंने एलेंडोर को पकड़ लिया। एलेसियो चिल्लाया। जो भी मेरा साथ देगा उसे मौत से बचाए जाने वाले 50 लोगों में शामिल किया जाएगा। कौन कौन मेरे साथ है? एलेसियो के अचानक विश्वासघात से एल्विन योद्धा सदमे में जम गए। हालांकि उनमें से कुछ को राहत भी मिली। उन्होंने पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अपनी जाति के गद्दार कहलाना नहीं चाहते थे। हालांकि चूंकि किसी ने पहले ही उनके एल्फ कमांडर को पकड़ लिया था, इसलिए अब जीवित रहने के लिए पाला बदलने का समय आ गया था। मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं भी करूंगा। मैं भी। कई कुलीन योद्धा एलेसियो की ओर बढ़े और उसे घेर लिया।
उन्होंने अपने हथियार उठाए और उन एल्फों की ओर तान दिए जो एलिसियो के चंगुल से एलेंडोर को बचाने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तुम और तुम्हारे 50 आदमी बच जाओगे, विलियम ने घोषणा की। फिर उसने नुकेलेवी को एक मानसिक संदेश भेजा, जिसने विशालकाय शैतान को उस स्थान पर भेजा जहां एलेंडोर को बंदी बनाया गया था। एल्व्स चीखते हुए नुकेलेवी को रास्ता देने के लिए जल्दी से अलग हो गए। हालांकि राक्षस अपने भाले की पहुंच में आने वाले किसी को भी मारने से नहीं हिचकिचाया। विलियम को उन्हें खत्म करने के लिए गंभीर देखकर राजकुमारी एओविन के साथ बचे हुए ब्लेडमास्टर ने राजकुमारी और उसके दल की जान बचाने के लिए कुलपतियों में से एक को पकड़ने का फैसला किया। बहुत ही निर्णायक, मुझे पसंद आया, विलियम ने ब्लेडमास्टर की प्रशंसा की। क्या आपको खुशी नहीं है राजकुमारी? आपको एक और दिन जीने का मौका मिला। राजकुमारी एओविन ने निराशा में अपने होंठ दबा लिए और अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। वह विलियम को अपनी दयनीय हालत देखकर संतुष्टि नहीं देना चाहती थी। राजकुमारी को यह नहीं पता था कि विलियम ने पहले ही उसे और उसके साथियों को जीवित छोड़ने का फैसला कर लिया था। हाफ एल्फ जानता था कि अगर उसके शिष्यों में से कोई उसके अधीनस्थ के हाथों मारा गया तो वह सिल्वरमून महाद्वीप में अपनी मां का सामना नहीं कर पाएगा। ब्लेडमास्टर के विश्वासघात ने ऊंट की कमर तोड़ दी और एल्व्स बचे हुए कुलपतियों के ठिकाने पर धावा बोलने लगे। इतना ही नहीं, वे आपस में भी लड़ने लगे। राजकुमारी एओविन ने अपने होंठ ढांक लिए और नजरें फेर लीं। वह अपने आसपास घट रहे उस भयानक दृश्य को देखना नहीं चाहती थी। कभी गर्वित और सुरुचिपूर्ण रहे एल्फ अब विकृत प्राणियों में बदल गए थे जो किसी तरह जीवन से चिपके हुए थे। स्कायला ने विलियम को सिल्वरमून महाद्वीप के इन कबीलों की पृष्ठभूमि के बारे में पहले ही बता दिया था। ये वे कबीले थे जो मानव विरोधी थे और जिन्होंने उसके दादा थियोडेन, जो कि एल्फ परिषद के प्रमुख भी थे, को बहुत परेशान किया था। चूंकि यही स्थिति थी, विलियम ने उन सभी को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वे उसके परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे। एल्व्स को एक दूसरे को मारते हुए देखकर नीरो ने अपनी जीभ चटकाए, मानो वे अपने सबसे घृणित दुश्मनों से लड़ रहे हों। जैसे जैसे एल्फ सेना की संख्या कम होती गई, मरे हुओं ने हत्या करना बंद नहीं किया। विलियम ने जरा भी संकोच नहीं किया और जमीन पर गिरे मृतकों को बार बार जीवित करता रहा। वह चाहता था कि एल्फ अपने ही साथियों के हाथों अपनी जान गंवाने से पहले भय और निराशा का अनुभव करे। अध्याय 505 नरक के सबसे अंधेरे स्थान भाग 1। मलाकाई ने अपने हाथ में राजदंड धारण किए हुए कहा, इस जीत के लिए मैं तुम्हें थोड़ा इनाम दूंगा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति अभी भी अस्थिर है, इसलिए मैं तुम्हें एल्फ महिलाओं को बख्शने की अनुमति देता हूं। तुम्हें लगातार खून की जरूरत होगी, है ना? एल्फों का खून जादू और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है। इससे तुम अपनी शक्ति जल्दी वापस पा लोगे। विलियम ने सिर हिलाया और टेलीपैथी के माध्यम से अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे पुरुषों को मारने पर ध्यान केंद्रित करें और फिलहाल महिलाओं को बख्श दें। सच कहूं तो वह अपने प्रेमियों का खून पीना नहीं चाहता था, इसलिए यह विकल्प भी ठीक था। उनके कोमल शरीरों पर अपने दांत गड़ाकर उनका खून पीने का ख्याल उसके मन में आ चुका था, लेकिन अभी उसे यकीन नहीं था कि एक बार शुरू करने के बाद वह रुक पाएगा। उसे डर था कि अगर वह अपनी खून की प्यास में बह गया तो वह उनका सारा खून चूस लेगा। फिलहाल उसे खून पीने की आदत डालनी थी और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना था। जल्द ही दक्षिणी महाद्वीप पर आक्रमण करने वाले लाखों कल्पित बौनों की संख्या घटकर केवल दसियों हजार रह गई। ये सभी वे महिलाएं थीं जिन्हें विलियम ने फिलहाल बख्श दिया था। स्कायला, जिसने एल्व्स के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया था, हेलन शाही महल के ऊपर उदासीनता से खड़ी थी। वह मन ही मन राहत महसूस कर रही थी कि विलियम ने उनका पूर्ण विनाश नहीं किया और महिलाओं को जीवित रहने दिया। हालांकि दसियों हजार की संख्या कई मिलियन की तुलना में कुछ भी नहीं थी, फिर भी यह महज सैकड़ों की संख्या से बेहतर थी। एल्विन महिलाएं एक कोने में दुबक गईं क्योंकि उनके साथी, जो मरे हुए लोगों में बदल गए थे, उन्हें खाली निगाहों से देख रहे थे। विलियम ने अपनी छड़ी उठाए और लाखों मरे हुए एल्व्स वहीं से गायब हो गए जहां वे खड़े थे। उन्हें सीधे एवलोन भेज दिया गया जहां वे अनंत काल तक रहेंगे। अगली बार जब वे उस स्थान को छोड़ेंगे तब मालाकाई अपनी कैद से बाहर आएगा। ऐसा होने में अभी कुछ और साल लगेंगे और विलियम को अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि ड्रैकोलिच धरती पर क्या परिणाम लाएगा। उन दोनों ने एक शर्त लगाई थी और विलियम बड़ी मुश्किल से वह शर्त जीत पाया था। मलाकाई के बेड़ियों से मुक्त हो जाने के बाद ड्रैकोलिच ने विलियम या उसके प्रियजनों को नाराज नहीं किया, और इस कीमत पर विलियम ने लगभग अपनी मानवता और अपना जीवन खो दिया था। पराजित रक्षक असहाय होकर बचे हुए लोगों को देख रहे थे, जो मानो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। एजकालोर ने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं।
ये वह अंत नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, और वर्तमान परिस्थितियां उसे असहाय बना रही थीं। आधे ड्रैगन पुनर्जीवित होकर ज़ॉम्बी ड्रैगन बन गए थे। शेष आधे अब एजकालोर के पीछे दुबके हुए थे, इस उम्मीद में कि उनका स्वामी उनकी रक्षा करेगा। किलिन जनजाति के सभी सदस्य नष्ट हो चुके थे और मरे हुए किलिन में बदल गए थे। अपने कबीले के सदस्यों का वर्तमान रूप देखकर एनरू केवल निराशा से दांत पीस सकता था। इस समय जेकिल ने उसे जकड़ रखा था। ताओटी लंबे समय से एनरू की जान लेना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। एक किलिन को मारना उसके हत्यारे के लिए घोर दुर्भाग्य लाता, इसलिए ताओटी चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। विलियम पर किलिन्स का श्राप कोई असर नहीं कर सका। यही कारण था कि जब उसने अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना को एनरू को छोड़कर बाकी सभी को खत्म करने का आदेश दिया, तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया। मरे हुए योद्धा अलांडोर और कुलपति को विलियम के ठिकाने पर घसीट कर ले गए। वे उस समय बंदी थे और उन्हें उस अर्ध एल्फ के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया, जिसे वे एक घिनौना अर्धनस्ल कहते थे। स्वाभाविक रूप से विलियम उनसे व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हवा में गूंज उठी। अलांडोर का शरीर एक तरफ लुढ़क गया जब सोगलाव ने घृणा से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एरचितु के शव का अपमान करने की? पसोगलाव गुस्से से गुर्राया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की? उस शैतानी कुत्ते ने अलेंडोर के पैर पर पैर रख दिया, जिससे हड्डियां पूरी तरह चूर चूर हो गईं। युवा एल्फ कमांडर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मेरी बारी। कासोगोनगा आगे बढ़ा और एक नुकीले विध्वंसक गोले में बदल गया। मैं रोल हूं। ओई। कासोगोनगा के लुढ़कने से पहले ही पसोगलाव ने झटपट इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर के कांटे पकड़ लिए। बेवकूफ, अगर तू अभी लुढ़केगा तो क्या वो मांस का पेस्ट नहीं बन जाएगा? अगर तू उसे जल्दी मार देगा तो हम उसे कैसे तड़पाएंगे? हमें एरचितु की मौत का बदला लेना है। कासोगोनगा ने अपना रूपांतरण वापस ले लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राक्षसी कुत्ता सही था। चींटीखोर घृणा से आगे बढ़ा और अपने छोटे पंजे से अलेंडोर के दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम नीच! शुक्र है कि मुझे तुम्हें तुरंत न मारने की याद दिला दी गई। कासोगोनगा ने गुस्से में चिल्लाते हुए अलेंडोर के माथे पर पैर रख दिया। एरचितु को मारने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम धीरे धीरे मरो। अलेंडोर चीख कर कहना चाहता था कि एरचितु का वध उसने नहीं किया, लेकिन पसोगलाव ने उसके शरीर पर एक जादू कर दिया था जिससे वह बोल न सके। इसके बाद उसे कासोगोनगा के एक तरफा श्राप और थप्पड़ों का सामना करना पड़ा। विलियम ने सोगलाव से वादा किया था कि वह अलेंडोर को उसे सौंप देगा। हालांकि एरचितु के शव के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण वह एल्फ से नफरत करता था, लेकिन विशालकाय बेल अब पूरी तरह से जीवित था, बल्कि मृत था, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में जीवित था। चूंकि वह अलेंडोर को छू नहीं सकता था, इसलिए विलियम ने अपना ध्यान एल्फ कुलों के मुखियाओं पर केंद्रित किया। वे एल्फ आक्रमण के सरगना थे, इसलिए विलियम ने उनके प्रति नरमी बरतने की योजना नहीं बनाई थी। वह ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी एल्फ दोबारा मानव भूमि पर आक्रमण करने का साहस न करे। क्या तुम अपना पाप जानते हो? विलियम ने उन कुलपतियों से पूछा जिन्हें उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, रीस कबीले के मुखिया ने हताश स्वर में उत्तर दिया। दक्षिणी भूमि में आना एक गलती थी। शेफेल को छोड़कर बाकी सभी कुलपतियों ने विलियम के गुस्से को शांत करने के प्रयास में माफी मांगते हुए सिर झुकाया। मूर्खों, अब माफी मांगने का समय नहीं है, शेफेल ने गुस्से से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से वह तुम्हारी जान बख्श देगा? तुम सब इतने बुरे हो चुके हो, फिर भी जिंदगी से चिपके हुए हो। दयनीय! चुप रहो, सालेह कबीले के मुखिया ने चिल्लाकर कहा। तुम ही इस अभियान के मास्टरमाइंड हो। तुमने हमें रिश्वत देकर इस काम में शामिल किया है। गलती तुम्हारी ही है। बिल्कुल सही। नासिर कबीले के मुखिया ने अपने दोस्त के दावे का समर्थन किया। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उस समय हमें धमकी न दी होती तो हम तुम्हारे साथ न जुड़ते। अन्य कुलपतियों ने भी आवाज उठाए और शेफेल को दोषी ठहराया। उन्होंने एकजुट होकर गिल्वेन कबीले के पूर्व कुलपति को एल्फ जाति का सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया। विलियम इस तमाशे को मजे से देख रहा था। विभिन्न कुलों के मुखियाओं को शेफेल पर दोषारोपण करते देख बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, तो ये सब तुम्हारी गलती है, विलियम ने शेफेल को घूरते हुए सिर हिलाया। अगर तुम न होते तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल सही, ये उसी की गलती है। एरोन कबीले के मुखिया ने तुरंत विलियम के दावे का समर्थन किया। प्रभु विलियम, कृपया मुझे इस गद्दार एल्फ को अपने हाथों से मारकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने की अनुमति दें। नहीं,
लॉर्ड विलियम, कृपया मुझे उसे मारने की अनुमति दें। नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। कुलपतियों ने अपनी आवाज बुलंद की और शफेल को मारकर विलियम को यह साबित करने का मौका पाने के लिए संघर्ष किया कि वे निर्दोष थे। विलियम ने उनकी दलीलें सुनते हुए बस सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं आप सभी को प्रायश्चित करने का मौका दूंगा, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। संत का पुत्र बुद्धिमान और दयालु है, सचमुच एक नायक का पुत्र। नासिर वंश इस उपकार को सदा याद रखेगा। जब आप सिल्वरमून महाद्वीप पर अपनी मां से मिलने जाएंगे तो हम आपका भव्य स्वागत करेंगे। नासिर वंश के मुखिया की छाती में एक तलवार घुस गई, जिससे वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। बूढ़ा व्यक्ति अविश्वास भरी निगाहों से उस चाकू को देखता रहा जिसने उसकी छाती को भेद दिया था, और फिर सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। शेफेल ने मरे हुए एल्फ के शरीर पर थूका और फिर जोर से हंस पड़ा। वह जानता था कि विलियम का उनमें से किसी को भी बख्शने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए माफी मांगने का ख्याल उसके मन में कभी आया ही नहीं। वह वास्तव में इस आक्रमण का मास्टरमाइंड था और उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि सिल्वरमून महाद्वीप के रक्षकों को समय रहते उस घिनौने आधे नस्ल के प्राणी को मारने का मौका नहीं मिला। अध्याय 506 नरक के सबसे अंधेरे स्थान भाग 2। ड्रॉगर ने एल्फ कुलपति के शरीर से अपनी तलवार निकाली और मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान डरावनी थी, लेकिन उसने अन्य कुलपतियों पर अपना इच्छित प्रभाव डाला और उन्हें भय से चीखने पर मजबूर कर दिया। तुमने उसे क्यों मारा? विलियम ने परेशान स्वर में पूछा। क्या कुछ देर पहले तुम्हारा हत्या करने का मन नहीं भरा था? ड्रॉगर ने एक सूखी हंसी हंसी और अपना सिर खुजाया। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो कोई मासूम बच्चा हो जिसने कोई गलती कर दी हो। ठीक है, अभी किसी को मारना नहीं, ठीक है। विलियम ने मरे हुए योद्धा को फुसलाया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद हाफ एल्फ ने परेशान भाव से मृत कुलपति को नीचे देखा। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? विलियम सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। अच्छा, फिलहाल के लिए पहले तुम खड़े हो जाओ। विलियम ने चुटकी बजाई और वह बेजान लाश फिर से खड़ी हो गई। उसने एक हास्यास्पद मुद्रा भी बनाई, मानो विलियम से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो। अरे नीच प्राणी, सालेह वंश के मुखिया ने जोर से शाप दिया। मृत्यु जादू का प्रयोग करना सभी जीवित प्राणियों के लिए घोर पाप है। और हमारे देवता को तुम कहाँ ले गए? क्या तुम्हें स्वर्ग के क्रोध का डर नहीं है? क्या तुम्हें देवताओं का डर नहीं है? कुलपति की निंदा सुनकर विलियम मुस्कुराया। स्वर्ग का क्रोध? तुम एल्फ्स को यहाँ आकर हम पर युद्ध छेड़ने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। जहां तक देवताओं की बात है, मुझे उनसे क्यों डरना चाहिए? देवताओं के बारे में याद दिलाने के लिए धन्यवाद। सूर्य देवता से मेरी बनती नहीं है, इसलिए जब मैं मध्य महाद्वीप की यात्रा करूंगा तो उनकी वेदियों, मूर्तियों और मंदिरों पर पेशाब करना न भूलें। विलियम को पता नहीं था कि यह केवल उसकी कल्पना थी या नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसने लिली की तेज हंसी सुनी जब उसने कहा कि वह मध्य महाद्वीप में सूर्य देवता की मूर्तियों पर पेशाब करेगा। तुम विधर्मी, तुम तो देवताओं की भी निंदा करते हो। तुम और तुम्हारा वंश अनंत काल तक शापित रहेगा। कुछ क्षण पहले हास्यास्पद मुद्रा बना रहा वह मृत कुलपति अपने खंजर से साले कबीले के कुलपति की गर्दन पर वार कर गया। बूढ़े आदमी ने खून थूकते हुए विलियम को भयभीत निगाहों से देखा। मैं मरे हुए में बदलना नहीं चाहता। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, विलियम ने कुलपति को अपनी बात पूरी करने से रोकते हुए कहा। उस अमर कुलपिता ने, जिसने एल्फ की गर्दन में छुरा घोंपा था, इसे एक संकेत समझा और अपना कृत्य जारी रखा। फिर उसने एल्फ की छाती में छुरा घोंपा और हमेशा के लिए उसकी जान ले ली। कुछ सेकंड बाद एक दूसरा मरे हुए प्राणी ने खड़े होकर, पहले मरे हुए प्राणी की तरह ही, अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर एक हास्यास्पद मुद्रा बनाए, मानो वह सूर्य की प्रशंसा कर रहा हो। मुझे माफ करना, लेकिन मैं यातना देने में माहिर नहीं हूं, विलियम ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर वह आर्केन स्पेक्ट्रल लिच की ओर मुड़ा और उसे संक्षिप्त प्रणाम किया। महाराज, बाकी आप संभालिएगा। लिच ने अपना सिर हिलाया और हवा में काली जंजीरें बनाई। उन जंजीरों ने शेफेल समेत सभी कुलपतियों के शरीरों को जकड़ लिया। अचानक हवा में कई चांदी की जंजीरें प्रकट हुईं और कुलपतियों की छाती को भेदते हुए उनके हृदय तक पहुंच गईं। कुछ ही सेकंड बाद विलियम ने एक दिलचस्प दृश्य देखा। आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने कुलपतियों के शरीरों से चांदी की जंजीरों को खींचने के प्रयास में अपना हाथ हिलाया। जल्द ही निराशा की चीखें हवा में गूंज उठी, क्योंकि लिच ने उन एल्फ्स की आत्माओं को बाहर निकाल लिया जिन्हें उसने अपनी शक्तियों से बांध रखा था। हेलन साम्राज्य के प्रथम राजा एक विद्वान थे और उनकी विशेषज्ञता आत्मा अनुसंधान में थी।
अमरता की खोज में उन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा को जीवित रखने का तरीका खोजने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश मलाकाई के राजदंड के प्रभाव का प्रतिरोध करने में विफल रहने के कारण वे उससे शर्त हार गए। दरअसल अस्थि ड्रैगन पर सवार तीनों सम्राट अपने युग में शक्तिशाली व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश वे भी अमर होना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो अमरता प्राप्त हुई वह वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। अफसोस की बात है कि अब पछताने का कोई समय नहीं था। उन सभी ने अपने लक्ष्य तो हासिल कर लिए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वे मलाकाई के अधीन हो गए थे। केवल विलियम ही राजदंड के भ्रष्टाचार का विरोध करने में सक्षम था, वह भी भारी कीमत चुकाने के बाद। इसके बाद आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने एक काली बोतल खोली और सभी कुलपतियों की आत्माएं उसके अंदर समा गईं। अपनी आत्मा खो देने के कारण उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। शरीर में अभी भी जीवन था, लेकिन आत्मा न होने के कारण वे मानो मृत समान थे। इससे पहले आर्केन स्पेक्ट्रल लिच ने विलियम से पूछा था कि क्या हाफ एल्फ शेष कुलपतियों को उसके हवाले कर सकता है। ये देखकर कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, विलियम ने लिच के अनुरोध को मान लिया। अपनी मनचाही चीज मिलने के बाद लिच ने विलियम को एक धनुष दिया और फिर अपने बोन ड्रैगन में वापस चला गया। विलियम ने अपना सिर एक तरफ घुमाया तो देखा कि सोगलाव एक हाथ कुतर रहा है। जाहिर है वह हाथ एलेंडोर का था, जिसे कासुगोनगा बेरहमी से बार बार लात मार रहा था। पसोगलाव ने उसकी घूरती निगाहों को देखा और संतुष्टि भरी मुस्कान दी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं नहीं जाऊंगा, विलियम ने जवाब दिया और फिर अपना ध्यान एलेसियो और उन लोगों की ओर मोड़ दिया जिन्होंने कबीले के मुखिया को पकड़ लिया था। विलियम की निगाह उन पर पड़ते ही उन सभी के दिल कांप उठे। उन्होंने देखा था कि उस अर्धएल्फ ने उनके कुलों के मुखियाओं के साथ कैसा व्यवहार किया था, और उन्हें डर था कि कहीं उनका भी वही हाल न हो जाए। चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम में से किसी को नहीं मारूंगा, विलियम ने उदासीनता से कहा। एलेसियो और बाकी एल्व्स ने चैन की सांस ली। विलियम ने पहले ही कह दिया था कि वह उन्हें नहीं मारेगा, तो ये सच ही होगा, है ना? तुम सब उधर जाओ, विलियम ने 100 मीटर से भी अधिक दूर एक दिशा की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। मैं तुम्हारे चेहरे नहीं देखना चाहता। एलेसियो और एल्व्स ने जल्दी से आदेश का पालन किया और मन ही मन विलियम को कोसने लगे। अगर वे खुलकर बोल पाते तो वे सब यही कह रहे होते कि वे उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। एल्वेन राजकुमारी के दल में शामिल अरसलान ने दूर से एलेसियो और एल्वेस को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्ति को जमीन पर प्रवाहित किया, उस युवक के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। कुछ ही क्षणों बाद एक जोरदार धमाका हुआ और एलेसियो तथा उसके आसपास के सभी कल्पित बौने दर्द से चीख उठे। सिल्वर मून महाद्वीप में तैनात ड्यूस के नेता का शरीर का निचला हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया। विस्फोट स्थल के पास मौजूद अन्य कल्पित बौनों के पैर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। बचे हुए लोगों में तुरंत दहशत फैल गई और वे उस स्थान की ओर भागे जहां कल्पित बौनी महिलाएं इकट्ठी हुई थीं। तुमने झूठ बोला, एलेसियो ने विलियम को घूरते हुए घृणा से कहा। उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अगर उस पर कोई शक्तिशाली पुनर्जीवन मंत्र नहीं डाला गया तो वह 5 मिनट से भी कम समय में मर जाएगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने झूठ नहीं बोला, विलियम ने तेवर चढ़ाते हुए जवाब दिया। तुम्हें मुझसे पूछने के बजाय उससे पूछना चाहिए। विलियम ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां राजकुमारी एओविन और उनके दल मौजूद थे। आर्सलान और विलियम ने एक दूसरे की ओर देखा और ज़ेलान राजवंश के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखा और विलियम को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। राजकुमारी एओविन और उनके शिष्यों ने इस बातचीत पर ध्यान दिया और सारी बातों को आपस में जोड़ लिया। आर्सलान अपने अदृश्य पृथ्वी बमों के लिए प्रसिद्ध था, जो प्लेटिनम रैंक के किसी भी एल्फ को पल भर में मार सकते थे। हालांकि एक नहीं बल्कि 3 अर्थ बम एक साथ फटे। ये किसी की भी जान लेने के लिए काफी था, लेकिन एलेसियो ने उसे तुरंत न मारने का फैसला किया। वह चाहता था कि मरने से पहले वह घृणित एल्फ तड़पे। आर्सलान ने चुपके से एक जगह पर बम लगा दिए थे और विलियम से कहा था कि वह एलेसियो को उस जगह पर ले जाए ताकि वह अपना बदला ले सके। आधे एल्फ ने एल्फ राजकुमारी को मारने की अरसलान की शर्त को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अरसलान ने समझौता करते हुए एलेसियो की जान बख्श दी। राख के गोलेमों के निर्माण के लिए एल्फ ही जिम्मेदार था और अरसलान के लिए यह एक अक्षम्य कृत्य था। अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता के कारण एलेसियो ने राजकुमारी एओविन की अनुपस्थिति में ज़ेलान राजवंश के बचे हुए लोगों को यातना देने का आदेश एल्फों को दिया था। कुछ बच्चे यातना सहन करने में असमर्थ थे और तुरंत मर गए। फिर इन मृत बच्चों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया जहां एलेसियो ने एक घृणित अनुष्ठान किया और उन्हें राख के गोलेम में बदल दिया।
स्पष्ट रूप से कहें तो आर्सलान राजकुमारी एओविन को केवल इसलिए मारना चाहता था क्योंकि इससे एल्फ सेना को बहुत बड़ा झटका लगता। वह जानता था कि राजकुमारी निर्दोष है, इसलिए जब विलियम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने अपना ध्यान अपने मूल लक्ष्य एलेसियो की ओर मोड़ दिया। आधे एल्फ ने तुरंत उसकी विनती मान ली और अपने गले में बंधी गुलामी की डोर को थोड़ा कस दिया। आर्सलान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विलियम को एल्फों की गतिविधियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भेज सकेगा, साथ ही एल्फ राजकुमारी पर जासूसी भी कर सकेगा। तब राजकुमारी एओविन ने अविश्वास से आर्सलान की ओर देखा। क्यों? आर्सलान ने एल्फ राजकुमारी को दया भरी निगाहों से देखा। तुम बहुत भोली हो, लगता है तुम एक संरक्षित माहौल में पली बढ़ी हो, एक ग्रीनहाउस में खिले फूल की तरह जिसे बाहरी दुनिया की भयावहता का कोई अंदाजा ही नहीं था। आर्सलान ने अपने गले का पट्टा उतारकर जमीन पर फेंक दिया। राजकुमारी की रक्षा कर रहा तलवारबाज उसके सामने खड़ा हो गया और उसने आर्सलान की ओर अपनी तलवार उठा ली। राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना। ब्लेड मास्टर गुर्राया। अगर राजकुमारी एओविन को कुछ हो जाता तो वह एल्फ राजा का सामना नहीं कर पाता। उसका साथी पहले ही नुकेलेवी के हमले में मारा जा चुका था और वही अकेला बचा था जो अपने राजा की बेटी की रक्षा कर सकता था। आर्सलान ने ब्लेड मास्टर की बातों को अनसुना कर दिया। वह राजकुमारी एओविन को निहारता रहा और अपनी बात जारी रखी। तुमने मुझसे कारण पूछा है तो मैं तुम्हें जवाब देता हूं। आर्सलान ने अपना हाथ उठाकर एलेसियो की ओर इशारा करते हुए कहा, जो चमत्कारिक रूप से अभी भी जीवित था और दर्द से कराह रहा था, क्योंकि यही इस युद्ध के विजेताओं की इच्छा है। आर्सलान ने एक बार फिर अपनी उंगली चटकाई और एलेसियो के सिर के नीचे की जमीन फूल गई। राजकुमारी एओविन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी नजरें हटा लीं। ठीक उसी समय उन्हें एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। उसे विस्फोट का परिणाम देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं थी। सिल्वर मून महाद्वीप में ड्यूस के नेता का अंत इसी प्रकार हुआ था, लेकिन आर्सलान का अंत अभी नहीं हुआ था, कम से कम अभी तो नहीं। राजकुमारी की ओर एक बार फिर आर्सलान की नजर पड़ी और उसने कुछ और शब्द कहे जिन्हें राजकुमारी जीवन भर याद रखेगी। नरक की सबसे अंधेरी जगहें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो संकट के समय चुप रहते हैं। आर्सलान ने राजकुमार अलारिक और स्वतंत्रता सेनानियों के सदस्यों की ओर जाने से पहले कहा, सच्ची अज्ञानता और कर्तव्यपरायण मूर्खता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी खतरनाक नहीं है। महाराज, इसे याद रखिएगा, आपके और एल्फशाही परिवार के लिए अपनी गलतियों से सीखने में अभी देर नहीं हुई है। आर्सलान की बातों से राजकुमारी एओविन शर्म और अपराधबोध से लाल हो उठी। उन्होंने ज़ेलान राजवंश में घट रही घटनाओं को चुपचाप अनदेखा कर दिया था, ये सोचकर कि यह एल्फ्स का मनुष्यों के हाथों झेली गई पीड़ाओं के कारण अपनी कुंठा निकालने का तरीका था। उसे लगा कि कुछ देर तक अपनी भड़ास निकालने के बाद एल्फ्स अपना नजरिया बदल लेंगे और इंसानों के साथ अधिक दयालुता से पेश आएंगे। हालांकि वह गलत थी, और अब एल्फ जाति को अपने कर्मों के परिणामों की कीमत चुकानी पड़ी। अध्याय 507 इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ना भाग 1। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? एवेक्सियस ने कॉनर से पूछा, जो उसके पीछे खड़ा था। दक्षिणी महाद्वीप में तैनात ड्यूस के नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा और शांत भाव से विलियम को देखता रहा। एवेक्सियस ने और पूछताछ नहीं की, क्योंकि यह असभ्य होता। चूंकि कॉनर पहले ही अपना फैसला कर चुका था, इसलिए उसे अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना ही था। कॉनर वर्तमान स्थिति के बारे में जो भी सोचता हो, अब उसका कोई महत्व नहीं था। फिलहाल वह क्रेटोर साम्राज्य का हिस्सा था और एवेक्सियस का इरादा उसके जैसे सक्षम व्यक्ति को उनकी पकड़ से भागने देने का बिल्कुल नहीं था। विलियम दूर से युद्ध देख रही क्रेटोर सेना को निहार रहा था। हवा में लहराते उनके झंडे एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि इस समय वे उतने संयमित नहीं थे जितने युद्ध शुरू होने के समय थे। महारानी सिडोनी ने मुस्कुराते हुए विलियम की निगाहों का सामना किया। फिर उन्होंने उड़ने वाली सुनहरी चींटी को, जिस पर उनका सिंहासन स्थापित था, चुपचाप आगे बढ़ने का आदेश दिया। अपने पंख फैलाकर वह युवा महारानी को अपने साथ लेकर आकाश की ओर उड़ गया। क्रेटोर साम्राज्य के रक्षक और साथ ही चोगा पहने हुए व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एवेक्सियस और राजकुमार जेसन वहीं रुके रहे क्योंकि वे महारानी सिडोनी की इच्छा को समझते थे। क्रेटोर साम्राज्य दक्षिणी महाद्वीप पर अपना कब्जा बढ़ाने की इच्छा नहीं रखता था। ऐसा करने से उन्हें केवल परेशानी ही होती। महारानी सिडोनी को यह बात पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने ज़ेलान राजवंश या हेलन साम्राज्य पर हमला करने का आदेश नहीं दिया। विलियम से मिलने के बाद उसका नजरिया भी बदल गया था। अब उसे डोमिनियन की परवाह नहीं थी, उसकी तलाश अब कहीं और थी। जब वह क्रेटोर सेना और विलियम की अनडेड लीजन के बीच के मध्य बिंदु पर पहुंची,
तो उसने उड़ने वाली चींटी को उतरने का आदेश दिया। विलियम अपने अस्थि ड्रैगन पर सवार होकर युवा महारानी के स्थान की ओर चल पड़ा। एरचितु, शैतानी मृत्यु योद्धा, भयानक दुष्वप्न प्रेत और रहस्यमय प्रेतलिच भी उस अर्धएल्फ के साथ थे। बोन ड्रैगन फ्लाइंग गोल्डन एंड से 50 मीटर दूर उतरा। विलियम और सिडोनी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ अपने अपने वाहनों से उतरकर एक दूसरे की ओर चल पड़े। वे तब रुके जब उनके बीच केवल 3 मीटर की दूरी रह गई थी। उनके साथ आए लोग उनके पीछे खड़े होकर धैर्यपूर्वक उस संवाद की प्रतीक्षा करने लगे जो शुरू होने ही वाला था। एल्व्स के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए सर विलियम को बधाई, महारानी सिडोनी ने कहा। इसके साथ ही दक्षिणी महाद्वीप में थोड़े समय के लिए शांति का माहौल रहेगा, जब तक कि महाद्वीपीय जादू का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। विलियम ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखते हुए सिर हिलाया। क्या क्रेटोर साम्राज्य हमारे राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहता है? हाँ, अच्छा। महारानी सिडोनी ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया। विलियम भी एक कदम आगे बढ़े और महारानी सिडोनी के कोमल और नाजुक हाथ को मजबूती से थाम लिया। कुछ ही दूरी पर एल्फ्स और उनके संरक्षक इस दृश्य को घृणापूर्वक देख रहे थे। एनरू, जो अपने मानव रूप में लौट आया था, ने अपना सिर झुका रखा था। इससे पहले जेकिल ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसने किलिन पर अपनी पकड़ तभी छोड़ी जब एल्व्स और अन्य गार्डियंस ने अंततः विलियम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ताओटी उदास किलिन के बगल में घमंडी भाव लिए खड़ा था। चूंकि एनरू का पद गिर गया था, इसलिए जेकिल को उसे वश में करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि किलिन की बिजली की मार से उसे अभी भी दर्द हो रहा था। विलियम और सिडोनी द्वारा औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त करने की स्वतंत्रता लेने से पहले ही एनरू अंतिम बार अपनी पूरी जादुई शक्ति को अपने शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप से एकत्रित कर रहा था। वह अपनी चाल चलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। विलियम और महारानी सिडोनी के हाथ मिलते ही दोनों ओर जय जयकार की आवाज गूंज उठी। अंततः युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। सभी के भीतर दबा तनाव आखिरकार दूर हो गया और शरीर थोड़ा शिथिल हो गया। यहां तक कि जेकिल ने भी अपना बचाव कम कर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर ऐसा हुआ, बिना किसी संकेत या चेतावनी के एनरू ने कार्रवाई की। मर जा! एनरू दहाड़ा और उसका हाथ चाकू की तरह आगे बढ़ा। उसका मकसद विलियम की छाती में वार करके उसके दिल को भेदना था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। एनरू बिजली की गति से चल सकता था, इसलिए अचानक हमला करना उसके लिए आसान था। उसने पलक झपकते ही विलियम और उसके बीच की दूरी तय कर ली और अपनी पूरी ताकत से अंतिम प्रहार किया। उसके हाथ को कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस पर उसने प्रहार किया था उसने कवच पहन रखा था। यह प्रतिरोध क्षण भर के लिए ही रहा, फिर किलिन का हाथ मांस को चीरता हुआ सीधे हृदय में जा लगा। तुम, एनरू ने हड़बड़ी में अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महारानी सिडोनी की छाती पर लगे घाव से खून बह रहा था क्योंकि उन्होंने एनरू के हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। विलियम ने जल्दी से उनका शरीर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि क्रेटोर साम्राज्य के रक्षकों ने भागने की कोशिश कर रहे एनरू पर क्रोधित होकर हमला कर दिया। अचानक ही काली जंजीरें प्रकट हुईं और एनरू के शरीर के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसे बिजली के बोल्ट में बदलने और भागने से रोक दिया गया। नीरो की मुट्ठी किलिन के गालों से टकराई, जिससे खून और दांत उड़ गए। किलिन को तुरंत नीचे गिरा दिया गया और क्रेटोर साम्राज्य के क्रोधित रक्षकों ने उसे मुक्कों और लातों से बुरी तरह पीटा। इसी दौरान महारानी सिडोनी ने कमजोरी से हाथ बढ़ाकर विलियम के चेहरे के एक तरफ को पकड़ लिया। ये तो बहुत दुख की बात है, महारानी सिडोनी ने कहा, उनके होठों के कोने से खून रिस रहा था। मैं अब भी तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती थी। ये शब्द कहने के बाद युवा महारानी ने अपनी अंतिम सांस ली और विलियम की ओर देखते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी खूबसूरत भूरी आंखों की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई थी और वे आधे एल्फ को निर्जीव रूप से देख रही थीं। क्रेटोर साम्राज्य में खड़े एवेक्सियस और राजकुमार जेसन चिल्लाए और अपनी महारानी की ओर दौड़ पड़े। राजकुमार जेसन को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, उसे लगा जैसे वह कोई भ्रम देख रहा हो। एक पल पहले जिस खूबसूरत महिला की ओर वह इतना आकर्षित था, वह विलियम से हाथ मिला रही थी और अगले ही पल वह मर रही थी। यह अचानक हुआ बदलाव उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। आखिरकार उसने अनायशा राजवंश में लौटने के बाद महारानी सिडोनी को शादी का प्रस्ताव देने की योजना पहले ही बना ली थी। वह उसे क्रेटोर साम्राज्य वापस ले जाएगा जहां उन दोनों का विवाह होगा। अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी आंखों के सामने मरते देखना उसके लिए असहनीय था। मार डालो!
राजकुमार जेसन ने आदेश दिया, एल्स को मार डालो। उसके पीछे मौजूद सेना क्रोध से दहाड़ते हुए अपने राजकुमार के साथ आगे बढ़ी। महारानी सिडोनी के नियंत्रण में रहने वाली चींटियां बेकाबू हो गईं और उन एल्फ महिलाओं की ओर बढ़ने लगीं जो बढ़ती हुई सेना को देखकर भय से चीख रही थीं। ये सेना उन सभी को खत्म करने पर तुली हुई थी। रुको, ड्राउन ने जमीन पर पैर पटकते हुए चिल्लाया। जमीन से हजारों नुकीले कांटे निकल आए। उसका इरादा क्रेटोर सेना को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें रोकना था। हालांकि एल्स ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि संरक्षक चुपचाप खड़े रहेंगे और बचे हुए लोगों का नरसंहार होने देंगे। वे भी एनेरू के स्वार्थी कृत्य से आश्चर्यचकित थे, जिसके कारण उन्हें क्रेटोर साम्राज्य से अनुचित घृणा का सामना करना पड़ा था। ड्राउन गुस्से से दांत पीस रहा था। इस वक्त उसकी यही इच्छा थी कि वह एनरू को अपने साथ खींच ले। इस तरह वह खुद किलिन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे और क्रेटोर सेना को दिखा दे कि उसके इस कृत्य में उनका कोई हाथ नहीं है। अध्याय 508 इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ना भाग 2। रक्षकों ने क्रोधित सेना के आगे बढ़ने को रोकने के लिए एक रक्षात्मक घेरा बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली। जब उसके चारों ओर ये सब घट रहा था, विलियम अपनी बाहों में पड़े निर्जीव शरीर को घूर रहा था। महारानी सिडोनी का शरीर अभी भी गर्म था, लेकिन वह जानता था कि यह गर्माहट जल्द ही गायब हो जाएगी और उसकी जगह ठंडक ले लेगी। उसके लिए उसे अमर बनाना बहुत आसान होता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। जिस क्षण वह अमरता के जादू का प्रयोग करके उसे पुनर्जीवित करता, युवा महारानी अनंत काल तक एक अमर शरीर में रहती और उसकी आत्मा भी दास्ता के अभिशाप के अधीन हो जाती। विलियम ऐसा नहीं कर सकता था। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। महारानी सिडोनी के अंतिम शब्दों ने विलियम को अंततः यह एहसास दिलाया कि वह उसकी प्रेमिका बनने के लिए कितनी गंभीर थी। उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा समय आया जब हेलेन साम्राज्य को सचमुच पूर्ण विनाश के खतरे का सामना करना पड़ा, तो हम युद्ध में शामिल होंगे और ऐसा होने से रोकेंगे। विलियम के बगल में एक आवाज आई जो दया और खेद से भरी हुई थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार अनायशा राजवंश में देखा था, तभी मुझे कुछ शक हुआ था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। एवेक्सियस ने आह भरी। हमारी महारानी तुम्हें पसंद करती हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने हमारी पूरी सेना को इस युद्ध में घसीट लिया। ये बहुत दुख की बात है कि उनकी भावनाएं एक तरफा थीं। विलियम ने महारानी सिडोनी की आंखें धीरे से बंद कर दीं और फिर अपनी बांह पर लिपटा हुआ कवच हटा दिया। ये कवच उसे सेरेनिनोस ने तब दिया था जब वह सन की जंगल में सेंटोर जनजाति से मिलने गया था। हाफ एल्फ ने इसे हमेशा बाजूबंद की तरह पहना हुआ था। ये युद्ध की शुरुआत से ही उसके साथ था, और सेरेनिनोस ने वन के स्वामी के क्षेत्र को छोड़ने के बाद से विलियम के हर अनुभव को देखा था। महामहिम, कृपया इस महिला पर अपनी दया बरसाएं, विलियम ने महारानी सिडोनी की छाती पर सोने का हार रखते हुए कहा। इस बार उन पर कृपा दृष्टि डालें। कुछ सेकंड बाद सेरेनिनो की आवाज विलियम के कानों तक पहुंची। क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? सेरेनिनोस ने पूछा। ये कंगन आपकी जान सिर्फ एक बार बचाने के लिए है। क्या आप वाकई यह मौका किसी और को देना चाहते हैं? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। कृपया उसे बचा लीजिए। विलियम की विनती स्वीकार करते ही सेरेनिनोस का स्वर्णिक मुकुट चमक उठा। ठीक है, तुम इंसान सचमुच दिलचस्प प्राणी हो। तुम्हारे संघर्षों को देखना मनोरंजक था। उम्मीद है कि तुम्हें भविष्य में इस फैसले पर पछतावा न हो, नन्हे विल। वनों के स्वामी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने मामले को यहीं समाप्त करने का निर्णय लिया। यह मनुष्यों का मामला था, और उन्होंने निर्णय लिया कि इसे सुलझाने का कार्य भी मनुष्यों को ही करना चाहिए। सेरेनिनोस प्रकृति के संतुलन का रक्षक था। वह मानव जीवन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। महारानी सिडोनी के सीने पर लगा घाव तेजी से भर गया। जल्द ही उनके चेहरे पर लालिमा छा गई और उनके शरीर में एक हल्की गर्माहट फैल गई। अचानक लाल बालों वाले लड़के की बाहों में बैठी महिला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, और सबसे पहले उसने विलियम के राहत भरे चेहरे को देखा। उसका हाथ अनजाने में उसकी छाती की ओर बढ़ा, जहां कभी एक गहरा घाव हुआ करता था। अपनी हथेलियों से अपनी त्वचा को महसूस करते हुए महारानी सिडोनी ने उस अर्धएल्फ की ओर देखा जो कोमल आंखों से उसे निहार रही थी, और एक प्रश्न पूछा। मैं जीवित हूँ? महारानी सिडोनी ने पूछा। हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। तुम जीवित हो? कैसे? यह एक लंबी कहानी है। मैं आपको किसी और समय बताऊंगा। युवा महारानी को पुनर्जीवित देखकर एवेक्सियस की आंखें चौड़ी हो गईं। अपने वर्तमान पद पर आसीन होने के कारण वह पहले ही यह पुष्टि कर चुका था कि महारानी सिडोनी की मृत्यु हो चुकी है।
उसने सेरेनेनोस और विलियम के बीच हुई बातचीत नहीं सुनी, और उसने केवल यही सोचा कि जब लड़के ने महारानी के शरीर पर सोने का हार रखा तो वह उन्हें विदाई का उपहार दे रहा था। युवा महारानी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अभी भी कमजोर था, इसलिए विलियम ने उन्हें सहारा देकर सीधा खड़ा किया। फिर दोनों ने क्रेटोर साम्राज्य और एल्व्स के संरक्षक के बीच चल रहे युद्ध को देखा। रक्षकों ने पहले ही एनरू के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और वे युद्ध में शामिल होने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि युवा महारानी विलियम के शरीर पर झुकी हुई है। युद्ध रोक दो, महारानी सिडोनी ने आदेश दिया। बहुत खून बह चुका है, अब और खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। विलियम ने मन ही मन अनडेड लीजन को भी हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। जैसे ही नुकेलेवी का सामना क्रेटोर सेना से हुआ, वे सब अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने देखा था कि कैसे इस राक्षस ने ड्राउन को बुरी तरह हराया था और एल्फ सेना का नरसंहार किया था। उनमें से किसी ने भी इसकी कुख्याति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। सिल्वर मून महाद्वीप के रक्षकों ने राहत की सांस ली जब विलियम की सेना क्रेटोर सेना और एल्फ बचे हुए लोगों के बीच खड़ी हो गई। पहले वे केवल बचाव कर रहे थे, इसलिए उन पर काफी दबाव था। उन्होंने क्रेटोर साम्राज्य के किसी भी योद्धा को मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे उस बिंदु को पार कर जाएंगे जहां से वापस लौटना असंभव होगा। वे ऐसी घटना होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। महारानी जीवित हैं, नीरो ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। लड़ाई अब समाप्त। सेना के कमांडर राजकुमार जेसन ने अपना सिर घुमाकर उस ओर देखा जहां उनकी महारानी गिरी थी। जब उन्होंने देखा कि वह वास्तव में जीवित हैं, तो उनके हृदय में राहत की लहर दौड़ गई। हालांकि ये राहत जल्द ही ईर्ष्या में बदल गई जब उन्होंने देखा कि उनका दुबला पतला शरीर विलियम पर टिका हुआ था, जो उन्हें सहारा दे रहे थे। सभी गतिविधियां रोक दो, राजकुमार जेसन ने आदेश दिया। महारानी जीवित हैं, उनकी जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। क्रेटोर सेना की जय जयकार हवा में गूंज उठी और संघर्ष टल गया। विलियम के शरीर पर झुकी हुई महारानी सिडोनी ने अपने प्रियतम को देखने के लिए अपना सिर उठाया। एनाशा राजवंश के समय अनुबंध में लिखी शर्तों में से एक ये थी कि आपको मेरी एक विनती माननी होगी, महारानी सिडोनी ने कोमल स्वर में कहा। स्पष्ट था कि वह अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी और सुस्ती से ग्रस्त थी। मुझे याद है, विलियम ने जवाब दिया। अनुबंध में एक शर्त थी जिसके तहत महारानी विलियम और अलेंडोर से एक अनुरोध कर सकती थी। ये शर्त अस्पष्ट थी, लेकिन विलियम फिर भी सहमत हो गए। जब तक यह उनकी न्यूनतम सीमा से अधिक न हो, वे महारानी सिडोनी का अनुरोध पूरा करने के लिए तैयार थे। मैं अभी उस अनुरोध पर कार्रवाई करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? जब तक यह मेरी क्षमता के दायरे में है। महारानी सिडोनी मुस्कुराई और उनका हाथ विलियम की गर्दन पर लगे कॉलर को छूने के लिए आगे बढ़ा। मैं चाहती हूँ कि तुम ये पट्टा मेरे गले में डाल दो, महारानी सिडोनी ने कहा। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। एवेक्सियस और उनके बगल में खड़े रक्षक महारानी सिडोनी के अनुरोध को सुनकर अचंभित रह गए। हालांकि वे कहीं और देख रहे थे, लेकिन वे चुपके से उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि राजकुमारी विलियम का गुलामों वाला पट्टा पहनना चाहती है, तो उन सभी ने आश्चर्यचकित भावों के साथ उस युवती की ओर अपना सिर घुमाया। लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। वह सुंदर महिला अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थी। यह कोई जबरन गुलामी नहीं थी। वे सब महारानी सिडोनी को गंभीर भाव से देखते रहे और विलियम के जवाब का इंतजार करते रहे। तुम मेरी गुलाम बनना चाहती हो? विलियम ने अविश्वास से पूछा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने युवती की बात गलत सुनी है, इसलिए उसने पुष्टि करने का फैसला किया। जी हाँ, महारानी सिडोनी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं आपकी होना चाहती हूँ। क्या आप मेरी यह विनती स्वीकार करेंगे? सुंदर महारानी ने विलियम के कंधे पर झुकते हुए विनती भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। विलियम ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए किसी भी तरह के झूठ का संकेत खोजने की कोशिश की। हालांकि उसे केवल अपनी ही परछाई दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। इस समय उसकी बाहों में समाई सुंदरी केवल उसी को देख रही थी और किसी और को नहीं। विलियम चाहे ये स्वीकार न करे, लेकिन महारानी सिडोनी के दृढ़ संकल्प ने उसे भावुक कर दिया था। क्या आपको यकीन है? हाँ, विलियम ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसे महारानी के अनुरोध में कोई नकारात्मक पहलू नजर नहीं आया। वास्तव में यह उसके लिए फायदेमंद था। हालांकि वह ये बात खुलकर कहना नहीं चाहता था, लेकिन वह महारानी सिडोनी के शक्तिशाली आकर्षण से सावधान था। अगर वह सचमुच गंभीर हो जाए, तो वह हेस्टिया की दुनिया में साम्राज्यों का पतन ला सकती है। अगर वह विलियम की दासी बन जाए, तो हाफ एल्फ उसे नियंत्रण में रख सकता है और सबसे बुरे हालात को होने से रोक सकता है।
विलियम ने अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन पर लगे पट्टे को छुआ। धातु के खुलने की हल्की सी आवाज महारानी सिडोनी के कानों तक पहुंची। विस्टेरिया का पट्टा पहले ही सेलिन द्वारा विलियम को सौंप दिया गया था। इसका मतलब था कि इसका वर्तमान मालिक कोई और नहीं बल्कि विलियम ही था। स्वाभाविक रूप से यदि वह किसी व्यक्ति को पट्टा पहनाता तो वह व्यक्ति उसका गुलाम बन जाता। केवल विलियम ही उस व्यक्ति के गले से पट्टा उतारकर उसे उसकी स्वतंत्रता लौटा सकता था। स्वाभाविक रूप से ये गुलामी केवल 4 वर्षों तक ही चलेगी। 4 वर्ष बीत जाने पर पट्टे का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सुंदर महारानी एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगी, भले ही विलियम उनका पट्टा न उतारे। विलियम ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं? जवाब देने के बजाय महारानी सिडोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर विलियम के सामने अपनी चिकनी और मोहक गर्दन पेश कर दी। यह उनका उस अर्ध एल्फ को यह बताने का तरीका था कि वह बिना किसी चिंता के उनके गले में पट्टा डाल दे। एवेक्सियस और प्रोटेक्टर्स ने एक हल्की क्लिक की आवाज सुनी जब विलियम ने महारानी सिडोनी के गले में विस्टेरिया का हार कस दिया। उस खूबसूरत महिला को तुरंत विलियम के साथ एक जुड़ाव महसूस हुआ और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक हल्की लाल रस्सी देखी जो उसके गले में लगे पट्टे को विलियम की कलाई से जोड़ रही थी। इससे यह साबित हो गया कि वह अब विलियम की दासी थी, हालांकि हाफ एल्फ को इस बात का पता नहीं था। विलियम उस पट्टे को नहीं देख पा रहा था जो उसे और उसकी बाहों में जकड़ी खूबसूरत महारानी को बांधे हुए था। यह एक विशेष क्षमता थी जो केवल क्रेटोर शाही परिवार के वंशजों में ही पाई जाती थी। इस क्षमता की बदौलत वे अपने साथी का पता लगा सकते थे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। यहां तक कि अगर विलियम किसी महिला के लिबास के नीचे छिप भी जाए तो भी महारानी सिडोनी उसे निश्चित रूप से ढूंढ लेंगी। यह एक ऐसा रहस्य था जो केवल क्रेटोर शाही परिवार को ही पता था, जो मध्य महाद्वीप के प्रमुख गुटों में से एक था। युवती के गले में पट्टा देखकर एवेक्सियस ने आह भरी। फिर उसने अपना ध्यान विलियम की ओर मोड़ा। क्रेटोर साम्राज्य के महाराज ने देखा था कि लड़के ने एल्व्स के विरुद्ध युद्ध में कैसा प्रदर्शन किया था। स्पष्ट रूप से कहें तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि विलियम जैसा युवक मिलना वास्तव में बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है ये भी ठीक है, एवेक्सियस ने सोचा। मुझे यकीन है कि सम्राट लियोनिडास भी सहमत होंगे। रक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम था, लेकिन कुल मिलाकर क्रेटोर साम्राज्य को इस युद्ध से काफी लाभ हुआ। वे विलियम को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि लड़का ये जानने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देगा कि उसने अभी अभी एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे वह वापस नहीं ले सकता, चाहे वह कितना भी रो ले। अध्याय 509 इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ना भाग 3। महारानी सिडोनी की हालत का जायजा लेने के लिए सेना से लौटे राजकुमार जेसन उनकी गर्दन पर पट्टा देखते ही तुरंत पीले पड़ गए। तुमने क्या किया? राजकुमार जेसन अपनी होने वाली दुल्हन की गर्दन पर बंदी पट्टा तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ा। वह भला इस परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकता था? जिस लड़की से वह शादी करने की योजना बना रहा था, उसका उसके अलावा किसी और की गुलामी में होना उसे बेहद ईर्ष्यालु और क्रोधित कर रहा था। नीरो ने तुरंत युवा राजकुमार का रास्ता रोक दिया। रक्षक ने अपनी भुजाएं छाती पर बांध रखी थीं। ये स्पष्ट था कि उसका राजकुमार जेसन को उन दो लोगों पर अपना क्रोध निकालने देने का कोई इरादा नहीं था जिन्होंने ये सब अपनी मर्जी से किया था। राजकुमार जेसन, हार मान लो, नीरो ने दृढ़ता से कहा। महारानी अपना फैसला पहले ही ले चुकी हैं। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? साफ है कि उसने उसे भ्रमित करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया होगा। राजकुमार जेसन ने विरोध किया। वह भला किसी से खुद को गुलाम बनाने के लिए कैसे कह सकती है? ये नामुमकिन है, असंभव। काले चोगे पहने व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने स्वयं उसकी मानसिक स्थिति की जांच की है। वह किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं थी। यह उसने अपनी मर्जी और स्वेच्छा से किया है। भले ही आप इसे स्वीकार न कर पाएं, आपके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजकुमार जेसन गुस्से से दांत पीस रहा था। रक्षकों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और अगर वह नखरे भी दिखाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे वह बस उस बच्चे की तरह लगेगा जिसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया हो और बाकी लोग उसे नीचा समझेंगे। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, राजकुमार जेसन ने शपथपूर्वक कहा। इस मामले में अंतिम निर्णय महामहिम का ही होगा। चोगा पहने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाया। यही सच है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आपको क्रेटोर साम्राज्य लौटने तक इंतजार करना होगा और तभी आप उसे बता पाएंगे। राजकुमार जेसन ने गुस्से से नाक सिकुड़ी और वहां से चला गया।
वह अपने सपनों की लड़की को किसी दूसरे पुरुष के साथ गले मिलते हुए नहीं देख सकता था। यह ऐसी बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था, और क्रेटोस साम्राज्य लौटने पर अपने पिता की स्वीकृति पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा। एवेक्सियस ने राजकुमार को जाते हुए देखा और मन ही मन आह भरी। वह राजकुमार जेसन के महारानी के प्रति प्रबल आकर्षण के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन उसे लगता था कि यह केवल उनके आकर्षण के कारण था। फिर उसने विलियम की ओर ध्यान केंद्रित किया और चिंतन करते हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। यह आधा एल्फ इससे अप्रभावित प्रतीत होता है। एवेक्सियस ने सोचा, शायद यही कारण है कि महारानी उसे पसंद करती है। जब क्रेटोस साम्राज्य के ग्रैंड आर्कमेज अपने विचारों में डूबे हुए थे, उसी दौरान सिडोनी के मन में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। मेरे साथ अदला बदली करो, मैं भी तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप इसे बाद में कर सकते हैं, मुझे थोड़ी देर और इसी तरह रहने दीजिए। ये तो अन्याय है। तुम डार्लिंग को पूरी तरह से अपने पास कैसे रख सकते हो? मुझे भी थोड़ा मजा चाहिए। तुम इतने अड़े क्यों हो? बात तो तय हो चुकी है। वो हमारे गले से पट्टा हटा भी दे तो भी पीछे नहीं हट सकता। ये हमारी जीत है। आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। युवा महारानी इस समय आंखें बंद किए विलियम के शरीर पर झुकी हुई थी। हाफ एल्फ विलियम को लगा कि हाल ही में पुनर्जीवित होने के कारण वह अभी भी कमजोर महसूस कर रही है, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ देर के लिए अपने ऊपर टिके रहने दिया। उसी क्षण एवेक्सियस मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। विलियम, आपको और महारानी सिडोनी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, एवेक्सियस ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ वर्षों बाद होने वाली भव्य शादी की चर्चा न केवल क्रेटोस साम्राज्य में होगी, बल्कि पूरे मध्य महाद्वीप में भी होगी। एवेक्सियस की बातें सुनकर विलियम ने हैरानी से अपना सिर एक तरफ झुका लिया। कौन सी शादी? विलियम ने पूछा। बेशक तुम्हारी शादी, एवेक्सियस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? क्रेटोस साम्राज्य के शाही परिवार के किसी सदस्य के गले में गुलामी का पट्टा डालना उनकी उंगली में शादी की अंगूठी पहनाने के समान है। विलियम का शरीर कांप उठा। वह महारानी सिडोनी के गले से पट्टा छीनने ही वाला था कि सुस्त महारानी अचानक हरकत में आई और तेजी से पीछे हट गईं। फिर वे बैंगनी बालों वाले रक्षक की पीठ के पीछे छिप गईं, ताकि विलियम उनके गले से पट्टा न उतार सके। विलियम के होठों के कोने तब फड़क उठे जब उसने देखा कि एक समय मृत महारानी कितनी फुर्तीली थी। फिर उसने अपना ध्यान अपने बगल में खड़े मुस्कुराते हुए आर्कमेज की ओर मोड़ा और एवेक्सियस के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए उसका बहुत मन हुआ। शादी से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे इस रिवाज के बारे में जानकारी नहीं है, विलियम ने विरोध किया। खैर, ऐसा कहने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं और न ही आखिरी होंगे, एवेक्सियस ने जवाब दिया। आपका क्या मतलब है? मैं न तो पहला हूं और न ही आखिरी, विलियम ने पूछा। एवेक्सियस विलियम के करीब आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जैसे ही हाफ एल्फ को एहसास हुआ कि उसे सुकुबस महारानी ने फंसाया है, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। कोई बात नहीं, एवेक्सियस ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तुम अभी जवान हो और शादी में अभी कुछ साल और लगेंगे। वैसे भी शादी के बारे में अंतिम फैसला क्रेटोर के सम्राट का ही होगा। तुम्हें बस क्रेटोर साम्राज्य में उनसे मिलना है और उन्हें यकीन दिलाना है कि तुम्हें धोखा दिया गया है। विलियम दोबारा विरोध करने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसे क्रेटोर साम्राज्य में अभी भी कुछ मामले निपटाने हैं। ऐश और इसहाक के श्राप तभी हट सकते थे जब वह लेडी एस्ट्रिड के भाई आमन से मुलाकात कर लेता। उसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्रेटोर साम्राज्य में था, इसलिए यहां अपने संबंध खराब करने से भविष्य में उसके लिए मुश्किलें ही बढ़ेंगी। आधा एल्फ निराशा से आकाश में छाए काले बादलों को देखता रहा। वह जानता था कि उसे अभी भी अपनी प्रेमिकाओं को महारानी सिडोनी के साथ अपनी जबरन शादी के बारे में सफाई देनी है, जिसने विलियम की अंतरात्मा का फायदा उठाकर उसे सफलतापूर्वक धोखा दिया था। हाफ एल्फ के उदास चेहरे को देखकर एवेक्सियस मन ही मन मुस्कुराया। विलियम जैसा दामाद होना क्रेटोर साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। वह न केवल एल्फ्स की सैंटनी का पुत्र था, बल्कि उस मानव नायक का भी पुत्र था जिसने दानव आक्रमण को विफल किया था। उनका वंश सुदृढ़ था और इस युद्ध के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य भी उल्लेखनीय थे। ऐसे प्रभावशाली रिकॉर्ड को देखते हुए ये लगभग तय था कि विलियम क्रेटोर शाही परिवार के दामाद बनेंगे। इसे पूरी तरह से बंद करने का एकमात्र उपाय सम्राट लियोनिडास का शाही फरमान था। जब तक वह फरमान जारी था, विलियम बच नहीं सकता था, चाहे उसके पंख निकल आए और वह उड़ जाए। अपनी वर्तमान स्थिति पर अफसोस जताने के बाद विलियम ने आह भरी और महारानी की ओर देखा, जो बैंगनी बालों वाली महिला के पीछे से झांक रही थी।
महारानी सिडोनी ने विलियम की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। हालांकि उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा था। ये देखकर हाफ एल्फ ने एक बार फिर आह भरी और फिर उस बोन ड्रैगन की ओर चल पड़ा जो उसे हेलन साम्राज्य के शिविर में वापस ले जाएगा। इस अभियान में विलियम का साथ देने वाले मरे हुओं ने युवा महारानी पर एक नजर डाली और फिर अपने पिशाच राजकुमार के पीछे पीछे ग्लैडियोलस शहर की ओर चल दिए। हालांकि वे हजारों साल पहले मर चुके थे, फिर भी वे युवा महारानी के उस साहस की सराहना करते थे जिसने मलाकाई की शर्त के खिलाफ जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति को फंसा लिया था। हालांकि इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः युद्ध का अंत हो गया। कुछ वर्षों बाद एल्व्स और हेलन साम्राज्य के बीच हुए युद्धों को संकलित करके हेस्टिया की पूरी दुनिया में फैले विभिन्न गुटों, राज्यों, साम्राज्यों और अकादमियों को भेज दिया जाएगा। हालांकि मलाकाई का राजदंड और अमर भूमि जैसी कई चीजें कहानी से हटा दी जाएंगी, फिर भी कहानी में घटी घटनाओं का स्वरूप यथावत रहेगा। विलियम, उसकी प्रेमिकाओं और महारानी सिडोनी ने इस कहानी में मुख्य भूमिका निभाई है। कई आम लोग, कुलीन वर्ग के लोग और शाही परिवारों के सदस्य भी इसकी प्रशंसा करने और इसे एक उत्कृष्ट कृति कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। यह एक ऐसी उत्कृष्ट रचना थी जिसकी चर्चा हजारों वर्षों बाद भी होती रहेगी। ये कहानी उस महान चरवाहे की गाथाओं में से पहली गाथा होगी जिसने तलवारों और जादू की दुनिया में इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी थी। अध्याय 510, मानवता की ओर से कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। यह मेरा है। कासुगोनगा ने एरचितु के बीस्ट कोर को मजबूती से पकड़ते हुए घोषणा की। तुमने पहले ही उस ड्रैगन का सिर ले लिया है। यह मेरा है। सोगलाव मुस्कुराया और चींटी खाने वाले जानवर के करीब पहुंचा जो उसे दृढ़ भाव से देख रहा था। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने उस ड्रैगन का सिर बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा था, सोगलाव ने शांत भाव से कहा। और हाँ, मैंने ही एलेंडोर से वह भंडारण अंगूठी हासिल की थी। तुमने न सिर्फ उस ड्रैगन का सिर और उसका बीस्ट कोर हासिल किया, बल्कि उस कमीने एल्फ को भी खा लिया। तुमने पहले ही मुनाफा कमा लिया है, तो अब यह मेरा है। चींटीखोर एरचितु के बीस्ट कोर को अपने पास रखने पर अड़ा हुआ था। उसने इसे खाकर अपनी रैंक बढ़ाने और जल्द से जल्द मिलेनियल रैंक के शिखर पर पहुंचने की योजना बनाई थी। क्यों न हम इस बारे में बात करें? चलिए सभ्य तरीके से बातचीत करते हैं। भाग जाओ। एरचितु के होठों के कोने फड़कने लगे जब उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त उसके बीस्ट कोर पर कब्जा करने के लिए आपस में कुश्ती करने लगे हैं। विलियम के प्रेतों के सरदार का मन कर रहा था कि वह उन दोनों परेशान करने वाले जीवों को एक थप्पड़ मारे और कहे, क्या मैं तुम दोनों के लिए मजाक हूं? कुछ मिनट बाद कासुगोनगा ने खुशी खुशी एरचितु के बीस्ट कोर को कुतरना शुरू कर दिया। सोगलाव जमीन पर बेहोश पड़ा था क्योंकि उस अर्धदेव ने हिंसा का सहारा लिया और उस राक्षसी कुत्ते पर तब तक लौटता रहा जब तक उसकी आंख सॉकेट में ऊपर की ओर नहीं घूम गई। जब विलियम एरचितु की हालत का जायजा लेने पहुंचा तो उसने यही दृश्य देखा। कासुगोनगा ने उसके मुंह से कुरकुरी आवाजें निकालते हुए उसे हाथ हिलाया। वह एरचितु के बीस्ट कोर को ऐसे खा रहा था जैसे आलू के चिप्स का पैकेट खा रहा हो। एरचितु, क्या तुम वाकई पार नहीं जाना चाहते? विलियम ने पूछा। मैं 1 घंटे में शुद्धिकरण समारोह करूंगा। तुम अभी भी अपना मन बदल सकते हो। एरचितु ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तब तक आपकी सेवा करता रहूंगा जब तक आप परलोक नहीं चले जाते। यही मैंने और बाकी सभी प्रेतों ने अपनी बैठक में तय किया था। समझ गया, लेकिन अगर कभी आपका मन बदल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। शहर से बाहर जाने से पहले विलियम ने कासुगोनगा पर एक तिरछी नजर डाली। इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर के चेहरे पर आनंद का भाव था और वह एरचितु का बीस्ट कोर खाना जारी रखे हुए था। आधे एल्फ को यह दृश्य हास्यास्पद लगा, लेकिन चूंकि एरचितु को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। 1 घंटे बाद विलियम उस शहर के बाहर खड़ा था जहां सुपर सोल्जर्स और एश गोलेम्स इकट्ठा हुए थे। हजारों वर्षों से अमर भूमि में मौजूद लाखों कंकाल सैनिक भी वहां थे। हालांकि वे अभी केवल हड्डियों के ढांचे थे, लेकिन उनकी खोखली आंखों के गड्ढों में नीली ज्वाला प्रत्याशा से जल रही थी। विलियम ने इस विशाल सेना को देखा और आह भरी। मरे हुओं की सेना ने हजारों वर्षों तक मानवता के अंतिम गढ़ की रक्षा की थी। अब उनके आराम करने का समय आ गया था। मलाकाई ने भी विलियम के कार्यों को मौन स्वीकृति दे दी थी। हालांकि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन विलियम जो करने वाला था उस पर ड्रैकोलिस चुप रहा। अब एवलॉन में मनुष्यों के स्थान पर मरे हुए कल्पित बौने निवास करते थे। वे प्रतिस्थापन सेना थे जो आने वाले कई वर्षों तक किले के रक्षक के रूप में कार्य करेंगे। मानवता की ओर से आपके साहस के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। आपके बिना हम आज इन सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाते।
विलियम ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आप सभी पुनर्जन्म के चक्र से सुरक्षित रूप से गुजरे और आपको ऐसे नए जीवन का आशीर्वाद मिले जो आपके बलिदानों के योग्य हों। विलियम के शब्दों के सम्मान में कंकालों ने अपने हथियार उठाकर सलामी दी। तीनों विशालकाय योद्धा और तीनों सम्राट, जो अब मरे हुए किलिन पर सवार थे, अपने साथियों की ओर देखने लगे। उन्होंने परलोक में जाने से इनकार कर दिया था और हेस्टिया की दुनिया में ही रहना चाहते थे। विलियम ने उनके फैसले का सम्मान किया और उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वे वहीं रहने का इरादा रखते थे। जब तक वे मौजूद थे, सिल्वर मून महाद्वीप के संरक्षक आत्मसमर्पण के अपने वादे से मुकरने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर हाफ एल्फ ने ऐश गोलेम्स और सुपर सोल्जर्स की ओर देखा जो अनडेड लीजन के बगल में खड़े थे। मैं आप सभी के लिए कामना करता हूं कि आप अपने नए जीवन में खुशियां पाएं, विलियम ने कोमल स्वर में कहा। निश्चिंत रहें, ये धरती अब शांत है। आपके बलिदान भुलाए नहीं जाएंगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप में से किसी को भी भुलाया न जाए। ऐश गोलेम्स और सुपर सोल्जर्स ने हल्की सी हरकतें की। यह विलियम को उन्हें पार जाने का मौका देने के लिए धन्यवाद देने का उनका तरीका था। विलियम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वह जल्द ही एक सफेद ज्वाला से ढक गया। शुद्धिकरण की ज्वालाएं तेजी से जल रही थीं और उनकी लपटें 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक हवा में उठ रही थीं। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, विलियम ने कहा। अलविदा सबको। विलियम ने अपना हाथ हिलाया और सफेद लपटें अनडेड लीजन, ऐश गोलेम्स और सुपर सोल्जर्स पर गिर पड़ी। आग की लपटें तेजी से फैल गईं और उन सबको सूखी पत्तियों की तरह अपनी चपेट में ले लिया। एल्फ्स, क्रेटोर सेना, मिनोटोर जाति और हेलन साम्राज्य के बचे हुए लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को गंभीर भावों के साथ देखा। कुछ ही देर में आग की लपटों से एक आनंदमय हंसी गूंज उठी, मानो कोई चिंगारी भड़क उठी हो और भी हंसी गूंजने लगी। अंततः वह जयकारे की आवाज में बदल गई। हजारों हजारों की संख्या में, सैकड़ों, हजारों, लाखों लाखों आत्माएं उठी और राजधानी के आकाश में चक्कर लगाने लगीं। कुछ ने विलियम के पास आकर उन्हें धन्यवाद दिया, कुछ ने उनकी सफलता की कामना की और कुछ ने कहा कि भविष्य में कभी मुलाकात होने पर वे भी उनका आभार व्यक्त करेंगे। यह एक आनंदमय दृश्य था, फिर भी विलियम अपने आंसू रोक नहीं पाया। मानवता के अंधकार को देखने के बाद उसने अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा लिया था। उसके दिल का अंधेरा गायब नहीं हुआ था, वह अब भी मौजूद था और फिर भी देवताओं की सेनाओं के खिलाफ खड़े हुए मानवता के नायकों को सच्ची शांति पाने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देते हुए सुनकर वह बारिश की तरह बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया। वे एक ऐसे युग के नायक थे जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था और अब वे कहीं दूर एक नई यात्रा पर निकलेंगे। दक्षिणी महाद्वीप पर छाए काले बादल भी उनके रास्ते में बाधा नहीं बन सके। चारों ओर अंधेरा छा चुका था, लेकिन लाखों आत्माएं आकाश में अनगिनत तारों की तरह चमक रही थीं। विलियम ने उन सभी को विदा करने के लिए अपना हाथ हिलाया और उन्होंने भी हाथ हिलाकर उन्हें विदाई दी और स्वर्ग की ओर चल दिए। सुंदर, वेंडी ने धीरे से कहा। उसके बगल में खड़े सेलिन, ऐश, एस्ट और इसहाक ने सहमति में सिर हिलाया। ये सचमुच एक सुंदर दृश्य था, एक ऐसा दृश्य जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। योजक चिन्ह। विलियम द्वारा अपने शुद्धिकरण समारोह को पूरा करने के कुछ घंटों बाद महारानी सिदोनी ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अपने गले में बंधे गुलामों के पट्टे को सहलाया, जो इस बात का प्रतीक था कि वह विलियम की गुलाम है। क्रेटोर साम्राज्य की परंपराओं के अनुसार शाही परिवार के जिन सदस्यों को अपनी स्वेच्छा से गुलामों का पट्टा पहनाया जाता था, वे पट्टा पहनाने वाले व्यक्ति के आजीवन साथी बन जाते थे। हालांकि यह एक अजीब परंपरा लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक नियम था जिसे साम्राज्य की स्थापना के समय इसके प्रथम सम्राट द्वारा पारित किया गया था। यह एक खेल की तरह था। हेस्टिया की दुनिया में शाही परिवार के हर सदस्य को गुलामी के बंधन के प्रभाव से सुरक्षित रखा गया था। इसका मतलब ये था कि भले ही उन्हें जबरदस्ती अपने गले में बंधन पहनाया जाता, वे अपने तथाकथित स्वामियों के आदेशों का उल्लंघन कर सकते थे। क्रेटोर शाही परिवार के सदस्यों के लिए भी यही बात सच थी। हालांकि उनके संरक्षक देवता बनने से पहले आमोन की शर्त ये थी कि इस खेल को उनकी परंपरा में शामिल किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी, गुलामों को अपनी मर्जी से ही यह पट्टा पहनना होता है। अगर कोई क्रेटोर साम्राज्य के शाही परिवार के किसी सदस्य को यह पट्टा पहनाने की हिम्मत करता है, तो उसे स्वयं आमोन का श्राप मिलेगा और मरने के बाद उसकी आत्मा को नरक में घसीटकर ले जाया जाएगा, जहां उसे अनंत यातना सहनी पड़ेगी। जब तक इस नियम का पालन किया जाता रहेगा, नरक के देवताओं में से एक, जो मनोदशा में बदलाव के मामले में सिरनेनोस से कम नहीं होगा, क्रेटोर साम्राज्य का संरक्षक देवता बना रहेगा।
तब से शाही परिवार के सदस्य इस नियम का पालन करते आ रहे थे। यहाँ तक कि क्रेटोर साम्राज्य के तत्कालीन सम्राट भी गर्व से अपने गले में दास का पट्टा पहनते थे। इससे ये सिद्ध होता था कि यह प्रथा कितनी अटूट थी। हालांकि कई गड़बड़ियां हुई, फिर भी हमने अंत में ये कर दिखाया, मोर्गाना, महारानी सिडोनी ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहा। हाँ, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आईने में दिख रही परछाई मुस्कुरा रही थी। फिर मोर्गाना ने अपने गले के कॉलर को सहलाया और आह भरी। जिस क्षण एल्फ्स ने यहाँ बातचीत करने का फैसला किया, उसी क्षण से उनका भाग्य तय हो चुका था। मोर्गाना ने अपने साथी की ओर मीठी मुस्कान के साथ देखा, जो शैतानी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। एल्वेन प्रतिनिधिमंडल की सोच के विपरीत महारानी सिडोनी ने उन पर नजर पड़ते ही सफलतापूर्वक अपना आकर्षण मंत्र उनके मन में बिठा दिया था। शुरू से ही एलेंडोर और एलेसियो उसके चंगुल में आ चुके थे। हालांकि उसने आखिरी क्षण तक उन पर अपना नियंत्रण नहीं दिखाया। केवल एनेरू ही उसके आकर्षण मंत्र का विरोध करने में सक्षम थी। असंख्य राक्षसों को वश में करना आसान नहीं था। हालांकि जब हेलन साम्राज्य पर अपने एकल हमले के दौरान वह घायल हो गया, तो राजकुमार अर्नेस्ट को स्वर्ग के क्रोध का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा। इस हमले ने न केवल एनरू की भुजा काट दी, बल्कि आयामी स्थान को भी काट दिया। इससे देवी इरोस को भागते हुए एनरू के शरीर में अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश भेजने का अवसर मिला। ये कार्य अत्यंत गुप्त रूप से किया गया, क्योंकि देवी इरोस को 10,000 देवताओं के मंदिर द्वारा निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक था। अगर प्रिंस अर्नेस्ट ने उस हमले का इस्तेमाल न किया होता, तो लेडी इरोस एनरू के शरीर पर आकर्षण मंत्र नहीं डाल पाती, जिसका इस्तेमाल वह उसे कभी भी अपने वश में करने के लिए कर सकती थी। एल्व्स की सारी योजनाएं सिडोनी को ज्ञात थीं, क्योंकि वह अपने चार्मर्ड वंश की तरह देख और सुन सकती थी। इससे उसे उन गोपनीय जानकारियों तक पूर्ण पहुंच प्राप्त हो गई जो केवल एल्व्स को ही ज्ञात थीं। महारानी सिडोनी ने अलांडोर को सूक्ष्म आदेश भी दिए थे, जिससे एल्फ कमांडर सही समय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करने में असमर्थ रहा था। फिर भी देवी इरोस को हमें अपनी योजना बता देनी चाहिए थी। एनरू द्वारा अचानक डार्लिंग पर हमला करना ऐसी बात नहीं थी जिसकी हमें पहले से जानकारी हो। अगर हमें पता होता कि हमारी देवी क्या योजना बना रही है, तो शायद हम भी अपनी तैयारी कर लेते। सच है, लेकिन अगर हमें उसकी योजना के बारे में पता होता, तो मुझे डर है कि परिणाम अलग होता। शायद लेडी इरोस जानती थी कि हम बातों को लेकर ज्यादा सोचेंगे और इसलिए उसने हमें अंधेरे में रखने का फैसला किया। विलियम को मारने का एनेरू का प्रयास कामुकता की देवी द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। यह उनकी बेटियों को उस लाल बालों वाले लड़के के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करने का उनका तरीका था, जिससे उनकी बेटियां प्यार करती थीं। महारानी सिडोनी और मोर्गाना जानती थी कि विलियम अपने प्रियजनों की परवाह करता था। जब विलियम ने अपनी जीवनरक्षक औषधि का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित किया, तो वे अत्यंत भावुक हो गईं। उन्होंने जो कवच पहना हुआ था, उसे अमर महारानी कवच कहा जाता था। यह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देवी इरोस का उपहार था। जो भी इस कवच को पहनता, 1 घंटे बाद वह मृत्यु से पुनर्जीवित हो जाता। इस क्षमता को हर 3 दिन में एक बार सक्रिय किया जा सकता है। युवा महारानी ने सोच समझकर जोखिम उठाया और यह सफल रहा। अगर विलियम ने उन्हें पुनर्जीवित न किया होता तो विलियम के प्रति उनकी भावनाएं बदल सकती थीं। राजकुमारी सिडोनी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उन्हें सच्चे दिल से प्यार कर सके। विलियम के निस्वार्थ कार्य ने उनके दिल में हाफ एल्फ के लिए प्यार की लौ को और भी प्रज्वलित कर दिया था। इसके साथ ही सर विलियम हमारे मंगेतर होंगे। हाँ, अब हमें बस उसकी दूसरी प्रेमिकाओं के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं और सब ठीक हो जाएगा। उसने ये भी बताया कि वह मध्य महाद्वीप में स्थित क्रेटोर साम्राज्य की यात्रा करने की योजना बना रहा है। एक बार जब वह वहां पहुंच जाएगा, तो हम तुरंत शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हम अपने घर में ही होंगे। महारानी सिडोनी मुस्कुराई और सिर हिलाया। उन्हें पूरा विश्वास था कि विलियम पूरी ताकत से विरोध करेगा, लेकिन अगर उसे क्रेटोर साम्राज्य के भीतर कुछ करना ही था, तो उसे पहले शाही परिवार की अनुमति लेनी होगी। मोर्गाना की विलियम से सब कुछ छीनकर उसके बच्चे पैदा करने की कुटिल योजना सुनकर उस खूबसूरत महिला का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह अपने पति के कामुक स्वभाव की आदी हो चुकी थी, फिर भी उसे विलियम के बच्चे पैदा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह केवल उसी पुरुष के बच्चों को जन्म देगी जो उसका दिल जीत लेगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।